इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है द सॉल्यूशन ऑफ द तरजागी। जब तरजागी ने प्रॉब्लम की इक्वेशन बनाया ना, कौन सी इक्वेशन थी वो हमारी, अभी हमने कही थी कि डेल यू अपॉन डेल विद रिस्पेक्ट टू द टी इज इक्वल्स टू सी वी डी यू का स्क्वायर अपॉन डेल जेड का स्क्वायर, ठीक है ना, यही हमारी इक्वेशन थी। तो जब उसने प्रॉब्लम का इक्वेशन बनाया तो इस प्रॉब्लम की इक्वेशन में सबसे पहली बात, ये जो हमारी ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करिए, ये इक्वेशन हमको ये बता रही है कि जो पोर प्रेशर है, जो हमारा क्या है पोर प्रेशर है, पोर प्रेशर है, उसका टाइम और डेप्थ के साथ कैसे वो चेंज होगा, ये इक्वेशन कौन बता रही है, ये वाली इक्वेशन वो चीज बता रही है कि पोर प्रेशर का टाइम के साथ, टाइम और डेप्थ के साथ, टाइम और डेप्थ के साथ वेरिएशन को दर्शाती है। कौन दर्शाती है, हमारी ये वाली इक्वेशन दिखाती है, ठीक है ना। और ये इक्वेशन कौन सी है, इट इज द तरजागी 1D कंसोलिडेशन, तरजागी 1D कंसोलिडेशन इक्वेशन, है ना, समझ में आया आपको। तो ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है ना, उसका वेरिएशन क्या है विद द टाइम और विद द डेप्थ के साथ, तो वो चीज हमको ये चीज बता रही है। क्लियर हो गया। जब भी हम सॉइल में लोड लगाते हैं तो पोर वाटर प्रेशर क्या है हमारा बनता है उस टाइम पे, फिर उसके बाद टाइम के साथ साथ वो क्या करता है, डिक्रीज होता रहता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो जैसे डिक्रीज होगा फिर हमें क्या पता चलेगा कि सेटलमेंट हो रही है। अब जो वो पोर वाटर प्रेशर है उसका वेरिएशन टाइम के साथ भी होगा, डेप्थ के साथ भी होगा, उस वेरिएशन को दिखाती है ये वाली इक्वेशन। फिर उन्होंने इस इक्वेशन का क्या निकालने लगे, सॉल्यूशन निकालने लगे। तो जब उन्होंने सॉल्यूशन निकाला ना, तो उन्होंने बोला कि एट द स्टार्टिंग की टाइम पे जब हम t एज अ जीरो मान ले और जो हमारी डेप्थ है वो z जो है दैट इज उसको जीरो, तो वहां पे उन्होंने इसको सॉल्व करना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारी इनिशियल कंडीशंस लगाई, उन्होंने बाउंड्री कंडीशन निकाली, फिर उन्होंने डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए क्या निकाला, उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। और उन्होंने ये बताया कि जो हमारा u है वर्सेस जो हमारा tv है, इन दोनों के बीच में उन्होंने रिलेशनशिप क्या किए, बिल्टअप किए। ठीक है, जो u है वो क्या होता है, बेसिकली वो होता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है ना, क्या होता है u होता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। अब हम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ही पढ़ने जा रहे हैं, तो u क्या है हमारे पास, इट इज द डिग्री ऑफ अ कंसोलिडेशन। तो डायरेक्टली आपको क्या याद रखना है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, क्या कंडीशन थी, किस तरह से कंडीशन थी, वो भी याद नहीं रखना। आपको सिंपल सी क्या याद रखनी चीज कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। चाहे आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आए, चाहे आपको 2 पेज के वाले क्वेश्चन आए, तो उन दोनों में भी आपको टीवी और यू का रिलेशनशिप और साथ में हमारा द डेल्टा एच के बीच में जो भी रिलेशनशिप रहेगा, यानी कैपिटल एच के बीच में जो भी रिलेशनशिप रहेगा, वो सारे रिलेशनशिप जो है आपको पता होने चाहिए। तो अब जितना भी हमारी चीजें होगी ना, वो सारी की सारी क्या होगी, फॉर्मुला बेस्ड होगी। जैसे कि अभी हमने डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की बात की गई है, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की परसेंटेज यू, मतलब कितनी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो चुकी है, वो चीज कौन दिखाता है, यू दिखाता है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो क्या है, जैसे ही हम किसी भी सॉइल पे क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं, तो यू नो दैट कि सबसे पहले क्या होगा, हमारा एक्सेस पोर वाटर यानी यूआई जो है वहां पे प्रेशर जो है वो बनता है, आपको पता है। अब जैसे जैसे हमारा टाइम पास करेगा, जैसे जैसे हमारा टाइम क्या करेगा, पास करेगा, वी नो दैट कि जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या करेगा, जैसे जैसे हमारा टाइम पास करेगा वैसे ही क्या होगा, हमारा जो पोर वाटर प्रेशर है वो क्या होगा, डिसिपेट आउट होना शुरू हो जाएगा। यू नो दैट जैसे ही वो डिसिपेट आउट होगा, जैसे ही टाइम पास होगा, वैसे ही हमारा क्या होगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, डिसिपेट होना शुरू हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या बोल सकता हूं कि इंक्रीज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस बोल सकता हूं, और क्या बोल सकता हूं कि सॉइल जो है वहां पे हमारी क्या होगी, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी, ये चीज तो आपको मालूम है। अगर मैं बोलूं कि u जो है वो 0 के बराबर है, यानी ui जो है वो 0 के बराबर है, तो आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारा इस पॉइंट पे क्या बोल सकते हैं हम कि जो कंसोलिडेशन है उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुई है। आप जब हमारा u जो है, ui जो है वो 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन इज नॉट स्टार्ट येट, कंसोलिडेशन इज नॉट स्टार्ट येट, अभी वो स्टार्ट नहीं हुई है। जब मैं कंसोलिडेशन u की बात करता हूं, तो u अगर जब वो 100% है, u आई नहीं u की बात कर रहा हूं ना मैं, तो u जब 0 है तो कंसोलिडेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जब हम u 100 की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, उस टाइम पे पूरी की पूरी कंसोलिडेशन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो पूरी कंसोलिडेशन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। पूरी कंसोलिडेशन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और यहां पे क्या मिलेगा हमको, इससे मिलेगा हमको फाइनल सेटलमेंट, द फाइनल सेटलमेंट, ठीक है ना। फाइनल सेटलमेंट उस पॉइंट पे क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, है ना, समझ में आया आपको। तो u 0 पे क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन u एट 100% पे हम क्या बोलेंगे कि पूरी की पूरी हमारी जो कंसोलिडेशन है वो बेसिकली क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर हो गया, इतना चीज आपको समझ में आया। अच्छा, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, मैथमेटिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं u को। मैथमेटिकली हम बोलते हैं जो हमारा u है ना,
u विद टाइम e t इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द सेटलमेंट एट टाइम t divided by the final settlement at infinite time. ये तो हो गया इसका क्या? पहला फॉर्मूला एट इनफाइनाइट टाइम. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. सेकंड फॉर्मूला क्या हो गया कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ut दैट विल बी इक्वल्स टू जो आपका इनिशियली एक्सेस पोर वाटर प्रेशर रहेगा, इनिशियली जो आपका एक्सेस पोर प्रेशर रहेगा माइनस द जो हमारा करंट स्टेट में होगा, करंट एक्सेस पोर प्रेशर, ठीक है ना, पोर प्रेशर. और वो कौन से टाइम में होगा? किसी भी सर्टेन टाइम में, कोई भी टाइम ले लो, एट टाइम टी पे अगर हम देखेंगे डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास? डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय हो जाएगा जो भी इनिशियली एक्सेस पोर वाटर प्रेशर होगा, इनिशियली एक्सेस पोर वाटर प्रेशर. तो ये दो फॉर्मूले जिनसे आप क्या निकाल सकते हो? यू निकाल सकते हो, आप डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाल सकते हो. अगर जब भी समझ नहीं आया ना तो मैं एक चार्ट बनाऊंगा ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा. पर आपको अभी क्या देखना है? अभी सबसे पहले पता है कि यू जब 0 होगा तो कंसोलिडेशन अभी शुरू नहीं हुआ है. यू जब हमारा 100% होगा तो कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है. तो हमें क्या मिलेगा? फाइनल सेटलमेंट मिलेगा. दो फॉर्मूले कौन कौन से फॉर्मूले? एक तो सेटलमेंट किसी भी सर्टेन टाइम टी के लिए बोलूं, या फिर मैं बोलूं डिवाइडेड बाय जो फाइनल सेटलमेंट है एट अ इनफाइनाइट टाइम पे. क्लियर हो गया? यूटी क्या हो गया? फाइनल सेटलमेंट एट इनफाइनाइट टाइम पे क्या बोलूंगा मैं? दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच. ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच. और किसी भी सर्टेन टाइम के लिए बोलूं तो मान लेते हैं मैं छोटे एच से उसे रिप्रेजेंट करता हूं. मैंने अभी बताया ना आपको. तो फाइनल सेटलमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं. और जो इनिशियल सेटलमेंट होती है उससे हम जो किसी भी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेटलमेंट देख रहे हैं तो उसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना. अगर जो मुझे परसेंटेज यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा. ठीक है ना, वो हम फॉर्मूले में देख लेंगे. अब इसके नाम से आपको पता लगा कि परसेंटेज यानी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कितनी कंसोलिडेशन या फिर कितनी सेटलमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है टोटल एक्सपेक्टेड कंसोलिडेशन की कंपैरिजन में. क्या है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का डेफिनेशन? आई कैन से कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ना, तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है वो क्या है? इट इज द कंपैरिजन बिटवीन, ऐसे मतलब, या फिर कितना, आई कैन राइट कि कितना, या फिर ऐसे लिखो कि इंग्लिश में को हाउ मच द कंसोलिडेशन और द सेटलमेंट, हाउ मच द कंसोलिडेशन या फिर ब्रैकेट में लिखो सेटलमेंट कंप्लीटेड, हाउ मच द कंसोलिडेशन हैज बीन कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू किसके? टोटल एक्सपेक्टेड कंसोलिडेशन. क्लियर हो गया? ठीक है ना. हाउ मच द कंसोलिडेशन या फिर सेटलमेंट हैज बीन कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेक्टेड कंसोलिडेशन. क्लियर हो गया? तो यही चीज को दिखा रहा है आपको, ये फॉर्मुले दिखा रहा है कि सेटलमेंट किसी सर्टेन टाइम टी पे और कितना टोटल एक्सपेक्टेड कंसोलिडेशन हमें रिक्वायर्ड था इनफाइनाइट टाइम में कितना होगा? 100% होगा. तो वही चीज हमें क्या, ये दोनों चीजें दिखाती है. क्लियर हो गया? ठीक है. तो ये अच्छा, दूसरा क्या है? ये क्या है? सॉल्यूशन है किसका? इट इज दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का सॉल्यूशन है. तरजागी-वनडी कंसोलिडेशन का सॉल्यूशन है. और जो तरजागी-वनडी कंसोलिडेशन है वो किसके लिए वैलिड है? वो सिर्फ वैलिड है हमारी प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए. किसके लिए वैलिड है? इट इज वैलिड फॉर द कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए. क्या वो सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए वैलिड है? नहीं है. तो जितनी भी असम्पशन इसके लिए यूज होती है ना, वही डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए होगी. और वही हमारी टाइम फैक्टर यानी टीवी के लिए वो क्या होगी? वैलिड होगी. समझ में आया आपको? कोई भी आपसे पूछे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किसके लिए वैलिड है, आई कैन से डेफिनेटली कि वो प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए होगी. क्लियर हो गया? ठीक है ना. अगर जो क्वेश्चंस में आपको क्या दिया जाए, कभी इस तरह से दिया जाए क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल आपको एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है वो गिवन हो. ठीक है ना. इसी तरह से 3 पॉइंट है कि पहले तो हमको या तो हमें क्या बताओ कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है वो रिक्वायर्ड हो. यहाँ पे यूआई मत लिखना ना, यहाँ पे क्या लिखना? एक्सेस पोर वाटर प्रेशर लिखना. ठीक है ना. यूआई मैंने ऐसे लिखा कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो आपको नोन होगा. क्लियर हो गया? मान लेते कि जो हमारे को यूआई है वो नोन है किसी सर्टेन टाइम के लिए. फॉर एग्जाम्पल एट टाइम 0 की बात करते हैं पहली बात तो, एट टाइम इनफिनाइट की बात करेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट की बात करेंगे. तीसरा कौन सा है? एट टाइम टी. कोई भी टाइम, सर्टेन टाइम जो है टी है, कोई भी एनी टाइम है ना, यहाँ पे लिख देना एनी टाइम के लिए, आपको पता होगा. क्लियर हो गया? तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर जी मुझे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वो मैं किस तरह से करूंगा? अगर जो मुझे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर नोन होगा ना, मान लेते हैं कि जो हमारे को एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो नोन है एट टाइम T1 पे, T0 पे यूआई जो है वो कितना होगा? यूआई होगा, है ना. यू नो कि 0 होगा तो क्या होगा? पूरा का पूरा डेवलप होगा. इनफाइनाइट टाइम में वो कितना हो जाएगा बताओ?
इनफिनिट टाइम में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाता है, डेफिनेटली वो किस पे हो जाता है, जीरो पे हो जाता है। और किसी सर्टेन टाइम पे टी पे अगर मैं मान लू यू है तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो परसेंटेज यू से रिप्रेजेंट करेंगे, बस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और क्या है, बस हमारे को क्या करना है कि इनिशियली कौन सा हमारे पास है, इनिशियली एक्सेस पोर वाटर प्रेशर माइनस जो भी किसी सर्टेन टाइम पे था यू डिवाइडेड बाय जो हमारे पास इनिशियली था यू आई। अगर जो परसेंटेज है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। नहीं पता लग रहा है कैसे आया, ये कैसे आया, तो यहाँ पे फॉर्मुलेज है, इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर माइनस जो करंट एक्सेस पोर प्रेशर होगा किसी एट टाइम टी पे डिवाइड बाय इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो ये क्या हो गया U1 UI हो गया, ये क्या हो गया किसी सर्टेन टाइम पे U हो गया डिवाइडेड बाय क्या होगा U हो गया, क्लियर हो गया, UI हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा क्योंकि परसेंटेज U अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो बस डायरेक्टली जो मैंने आपको बताया ना, मैं पहले ही बता देता हूं जो भी है। तो व्हेन सेटलमेंट इज नोन, जब आपको सेटलमेंट पहले नोन होगी, मान लीजिए कि एट टाइम जीरो पे सेटलमेंट, यानी जब हमारी सॉइल बैठेगी तो टाइम जीरो पे सेटलमेंट तो कुछ भी नहीं होगी, तो बताओ कितनी होगी, जीरो होगी, डेफिनेटली जीरो होगी। अगर किसी फाइनल पे देखो तो फाइनल में हमारी सेटलमेंट कितनी होती है बताओ, अभी मैंने बताया कितनी बार, डेल्टा एच, कैपिटल एच, ठीक है। और किसी भी एट टाइम टी पे मैं मान लेता हूं उसको डेल्टा एच मान लेता हूं। तो अगर जो मुझे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फाइंड आउट करनी है तो परसेंटेज यू अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू कि किसी भी सर्टेन टाइम पे सेटलमेंट देखो डिवाइडेड बाय जो भी हमको एक्सपेक्टेड चाहिए होगी सेटलमेंट, दैट इज इक्वल्स टू एच, है ना, कैपिटल एच, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा क्योंकि क्या परसेंटेज यू फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ में आया आपको, नहीं पता लगा कैसे आया, तो ये देखो यहाँ पे सेटलमेंट एट एनी टाइम टी पे देखो डेल्टा एच, फाइनल सेटलमेंट एट इनफाइनाइट टाइम दैट इज द डेल्टा एच, क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मुला यहाँ पे है क्लियर, पर आपको बस क्या करना है, ये जो फॉर्मुला है इसको बस याद रखना है, ठीक है। मान लीजिए कि वॉइड रेशियो आपको नोन है, ठीक है, और जो सर्टेन पॉइंट ऑफ वॉइड रेशियो है यानी इनिशियल वॉइड रेशियो है, दिस इज द इनिशियल वॉइड रेशियो, वो कितनी है E0 है। और जो हमारे पास फाइनल वॉइड रेशियो है मान लेते हैं वो क्या है E100 है, ठीक है ना, फाइनल कितनी है हमारे पास E100 है। और किसी भी सर्टेन टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं, E बोल सकते हैं, या तो फिर आप E नेचुरल बोल लो, ठीक है ना, कोई भी चीज लिख सकते हो। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर मुझे परसेंटेज यू फाइंड आउट करना है, परसेंटेज यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये डिफरेंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार क्या होता है सेटलमेंट दी होती है, वॉइड रेशियो दी होता है, या फिर कई बार क्या दिया होता है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर दिया होता है। आपको डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फाइंड आउट करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो या तो इनिशियल माइनस जो करंट है डिवाइडेड बाय द इनिशियल, या फिर क्या करो कि जो भी हमारे पास किसी भी सिचुएशन में हमारे पास थिकनेस है डिवाइडेड बाय जो भी हमारे फाइनल थिकनेस है उससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। समझ में आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E0 माइनस E100 डिवाइडेड बाय E0 माइनस E नेचुरल, E क्या आ जाएगा यहाँ पे E नेचुरल आ जाएगा, या फिर आप इसको E से रिप्रेजेंट करो डिवाइडेड बाय E0 माइनस E100, ठीक है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा इसमें, 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर जी वॉइड रेशियो नोन है तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है, यूआई नोन है तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है, सेटलमेंट नोन है तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। समझ में आया आपको, तो कि यूआई का मतलब ये नहीं है कि यूआई आपको पता होगा, ऐसा नहीं है, आपको पता होगा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, जैसे कि यूआई गिवन होगा, यू गिवन होगा, तब आप निकाल सकते हो कि किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जब टाइम जीरो था तो उसमें मान लो कि 100 था, और किसी दूसरे सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में जो हमारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर था वो 20 था, तो फिर आपको कितना निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हमारे पास डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास चार्ट, जिससे कि आप सब कुछ पता लगा सकते हो, ठीक है ना। वॉइड रेशियो हो गया, सेटलमेंट हो गया, यूआई हो गया। इसी तरह से क्या है हमारे पास टाइम फैक्टर भी है, क्या है अगला हमारा सॉल्यूशन क्या है, दैट इज द टाइम फैक्टर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, टी फैक्टर के लिए, टाइम से टाइम फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का ऐसा पैरामीटर है ना जो हमारा यू के साथ क्या करता है, रिलेट करता है, यू एंड जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड है ना, टाइम रिक्वायर्ड है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसोलिडेशन, फॉर द कंसोलिडेशन, फॉर द कंसोलिडेशन को क्या करता है, रिलेट करता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम फैक्टर से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 2 नंबर के भी देखने को मिल जाएंगे और ऐसे ही आपको 4-5 नंबर के भी आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है हमारे पास, दैट इज द टाइम फैक्टर। और टाइम फैक्टर का फॉर्मुला क्या होता है, बस आपको फॉर्मुला याद रखना है किस तरह से टाइम फैक्टर का फॉर्मुला आता है। तो टाइम फैक्टर का जो फॉर्मुला है दैट इज इक्वल टू, क्या दे रखा है हमारे त्रिजागी जी ने, कि टीवी जो है दैट इज इक्वल टू सीवी मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास, छोटा सा टीवी है और उस टीवी का क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। टीवी इज इक्वल टू सीवी मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन डी स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर। अब तक जी ने क्या बोला कि यू और टाइम रिक्वायर्ड के साथ, तो आपको पता लगे कि टाइम रिक्वायर्ड के साथ क्या है, रिलेशन है टीवी का, साथ में क्या है, यू के साथ भी है। पर यू में ना 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है आपको पता होने चाहिए। पहला, जब यू हमारा लेस देन 60% होता है ना, तो ये आइसोक्रोम के हिसाब से निकलता है। तो 60% में जो हमारे को दिखता है वो कर्वेचर दिखता है, जैसे कि आइसोक्रोम्स में देखे ना, तो हमारे को क्या पता कि ये हमारे आइसोक्रोम्स बनते हैं इस तरह से। जब हमारा यू जो है लेस देन 60% रहता है ना, लेस देन 60% रहता है, तो ये क्या होते हैं, एक तरह के कर्व्स होते हैं, इस तरह के क्या होते हैं, कर्व्स होते हैं। लेकिन जैसे ही 60% से ऊपर चल जाता है तो हमारे जो कर्व्स होते हैं वो लॉगरिथम में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, लॉगरिथम में आ जाते हैं। दैट इज इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है टाइम रिक्वायर्ड के साथ, कैसा है रिलेशन, कि टीवी जो है इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय यहां पे क्या आ जाएगा, यू का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, यू का स्क्वायर है और साथ में जो यू है ना वो परसेंटेज में लोगे आप, क्या लोगे, यू इन परसेंटेज। क्लियर हो गया।
कब लेंगे हम यू इन परसेंटेज? तो आपको जब यू इन परसेंटेज लेंगे कब? जब आपको परसेंटेज यू जो है वो लेस देन या फिर बराबर किसके मिलेंगे? 60% के बराबर मिलेंगे। क्लियर हो गया? 60% के बराबर मिलेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे आप फॉर्मूले में कैसे डालोगे, पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज यू डिवाइडेड बाय 100। क्लियर हो गया? और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आपको किस तरह से यहाँ पे पुट करना है? तो टीवी के लिए जब हम 60% के नीचे देखेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पर जब हम 60% के ऊपर देखेंगे ना तो हमें क्या लगाना है कि टीवी इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 log 10, ठीक है ना, log 10 100 माइनस हमारा u, ठीक है ना, परसेंटेज u। ओके, कब? जब हमारा परसेंटेज u जो होगा वो मोर देन द 60% होगा, मोर देन द 60% होगा। तो ये दो फैक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपको रिलेशनशिप किसके साथ देखना है, टाइम के साथ देखना है, तो आप क्या बोलोगे, टीवी इज इक्वल टू सीवी मल्टीप्लाई बाय द टी अपॉन द डी स्क्वायर। और यहां से आप क्या निकाल सकते हो कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डी स्क्वायर के, है ना। ये चीज आपको यहां से पता लग गई, डी वहां पे ले आओ तो यहां पे पता लग जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जब हम यू के साथ देखेंगे यानी डिग्री ऑफ कंसल्टेशन के साथ देखेंगे तो दो फैक्टर आते हैं, एक तो 60% के लिए, एक तो 100% के लिए। जब सॉरी 60% के नीचे होगा और जब 60% से ऊपर होगा। 60% से ऊपर होगा तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है कि टीवी इज इक्वल टू 1.7981, है ना, 1.781 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस द परसेंटेज यू। तो ये कब लोगे, जब हमारा यू जो है वो मोर देन 60% होगा। जब 60% होगा और 60% से कम होगा तो हम क्या लगाएंगे इस्तेमाल, हम यूज करेंगे टीवी इज इक्वल टू पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर। क्लियर हो गया दोनों? अगर ये दोनों क्लियर हो गए हैं तो बताओ मुझे कि यू की डिफरेंट वैल्यूज बताओ। फॉर एग्जांपल परसेंटेज यू बताओ, इसकी वैल्यू 50% के लिए कितनी होगी, 60% के लिए कितनी होगी, 90% के लिए कितनी होगी, और 90% के लिए कितनी होगी, और किसके लिए 100% के लिए कितनी होगी। इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। कुछ नहीं करना, यहां पे बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा 90% के लिए। ठीक है, इन सब में पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, टीवी की वैल्यू बताओ मुझे क्या है टीवी की वैल्यू। तो जब आप 50% में पुट करोगे तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, डेफिनेटली ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जब आप यहाँ पे 50% पुट करोगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.196। क्लियर हो गया? यहाँ पे 60% में पुट करोगे तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, 0.283 आ जाएगी। ठीक है ना, और 90% के लिए करोगे तो कितनी आ जाएगी, 0.848 आ जाएगी। और जब 100% के लिए डालोगे तो आपको टाइम कितना लगेगा, इनफिनिट। आपको पता है कि जो हमारी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यानी जो हमारी कंसोलिडेशन होती है वो 100% कंसोलिडेशन जो है, जो हमारी 100% कंसोलिडेशन जो है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है इनफिनिट टाइम। क्या रिक्वायर्ड होता है, इनफिनिट टाइम रिक्वायर्ड होता है, इनफिनिट टाइम रिक्वायर्ड होता है। पर हम क्या बोलते हैं कि जब, बट वी अज्यूम दैट कि व्हेन, बट कंसोलिडेशन इज अज्यूम टू बी कंप्लीटेड जब हमारा व्हेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है कंसोलिडेशन इज 90%। जनरली क्या होता है ना, जब हमारी कंसोलिडेशन की बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो 100% कंसोलिडेशन होता है उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड ना बहुत ज्यादा इनफिनिट होता है उसके लिए, है ना। तो हम क्या मानते हैं कि 100% कंसोलिडेशन जो है ना उसके लिए टाइम ज्यादा लगता है, पर जो कंसोलिडेशन है ना हम वो अज्यूम करते हैं कि वो कंप्लीट हो गया होगा 90% पे। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपको याद रखने का, आपको बस ये याद रखना है कि जैसे हम 60% के ऊपर जाएंगे वैसी वैल्यूज क्या हो जाएगी, चेंज होगी। और ये कुछ सर्टेन वैल्यूज है जो कि क्या होती है हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछी जाती है। तो आप डायरेक्टली या तो इनको वैल्यूज को याद कर लो या तो आप फॉर्मूले से वैसे कितना टाइम लगेगा। 60% से ऊपर तो आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 60% के जो बात हो गया 60 हो गया, 90 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, इन सब की वैल्यूज जो है आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल के। ठीक है ना, या तो आप फॉर्मूला याद करो या तो आप वैल्यूज याद करो। तो ये दो ही चीजें हो सकती है, 100% कंसोलिडेशन मिलेगा तो इनफिनिट टाइम लगेगा, इतनी चीज तो आपको क्लियर है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता है। क्लियर हो गया? जैसे ही हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे 100% है तो यहाँ पे 100% आ जाएगी, तो log 0 कितना होता है, log 0 इनफिनिट होता है, तो इस वजह से टीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफिनिट आ जाएगी। क्लियर हो गया? अगर जो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा जैसे कि परसेंटेज यू में यहाँ पे पुट करना, तो यहाँ पे पाई बाय 4 यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, क्या जाएगा यहाँ पे पाई बाय 4 क्या है 50% के लिए फाइंड आउट करना है, जिस भी परसेंट के लिए फाइंड आउट करना है तो 0.5 लिख दो, उसका स्क्वायर कर दो, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0.19 समथिंग आ जाएगी, है ना, 6 आ जाएगी। तो इतनी वैल्यू यहाँ पे भी आएगी 50% में भी। वैसे 60 में भी करना है तो 60 के लिए भी आप यही पुट करोगे। 70 के लिए क्या पुट करोगे आप, ये वाली वैल्यूज पुट करोगे, तो यहाँ पे 70 करोगे, 30 करोगे, log 30 आ जाएगा। इन दोनों को वैल्यू करेंगे तो 0.848 आ जाएगा। क्लियर हो गया? दोनों चीजें समझ में आ गई, है ना। यहाँ पे क्या है इसका कि log 0 जो होता है वो क्या होता है, इनफिनिट होता है। क्लियर हो गया? ये दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है तभी बोल रहा हूं मैं। तो टीवी का रिलेशनशिप भी पता लग गया, यू के साथ भी पता लग गया, टाइम के साथ भी पता लग गया। अब कई बार क्या होता है ना कि हमारा जो ईएससी है ना वो ना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपसे पूछेगा कि अगर जो आपको फॉर एग्जांपल आपसे बोला कि सेटलमेंट जो है वो डेल्टा एच है, बताओ इतनी सेटलमेंट कितने टाइम में होगी, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कितने टाइम के लिए होगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ना आपको 3-4 चीजें जो है वो मालूम होनी चाहिए, जो अभी तक मैंने बताया। जब मैं परसेंटेज यू की बात करता हूं ना तो परसेंटेज यू में क्या आता है, जब मैं परसेंटेज यू की बात करता हूं तो उसमें आता है सेटलमेंट। ठीक है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर और वॉइड रेशियो आता है।
तो जब मैं यू की बात करता हूं तो परसेंटेज यू जो है वो किसके साथ रिलेशन है, परसेंटेज यू जो है वो टाइम फैक्टर के साथ भी है ना, क्यों, क्योंकि यू के साथ हमारे को पता है कि टाइम फैक्टर जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है किससे, यू से करता है, और जो हमारा टाइम फैक्टर है वो किससे रिलेट करता है, टाइम से रिलेट करता है। तो जब हम बात करते हैं सेटलमेंट की ना, जब आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल जैसे आपको बोला कि कितने टाइम में, या फिर ऐसे बोला कितने टाइम में कितनी सेटलमेंट होगी, या फिर कितनी सेटलमेंट में इतनी सेटलमेंट होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो आपको ना एक ना क्या करना पड़ता है, एक साइकिल को इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कौन सी साइकिल है, वो हमारी तरज़ाकी जी की साइकिल है। जैसे कि आपको पूछा कि सेटलमेंट कितनी है, सेटलमेंट इतनी है और टाइम इतना है, तो आप डायरेक्टली टाइम तक नहीं जा सकते, पर हमारे को क्या पता है कि जो सेटलमेंट आती है ना वो हमारे को कंसल्टेशन में आती है। क्या बोलते हैं कि जैसे कि परसेंटेज यू जो है उसका फॉर्मूला क्या था, मैंने बोला था जो भी करंट सेटलमेंट होगी डिवाइडेड बाय जो आपको फाइनल सेटलमेंट चाहिए डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हो गया। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, जब आपको गिवन होगा डेल्टा एच, तो आप डेल्टा एच निकाल सकते हो। डेल्टा एच से क्या निकाल सकते हो, आप कंसोलिडेशन निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाल सकते हो। और जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है वो किससे रिलेट करता है, वो रिलेट करता है टीवी से। कैसे, टीवी से रिलेट कैसे करता है, अभी मैंने बताया कि अगर जो डिग्री ऑफ, आपको क्या बताया कि परसेंटेज यू अगर जो बोला 50% बोला 60% बोला, तो आपको डायरेक्टली क्या है पता है कि फॉर्मुला में डालो और आंसर निकाल लो। तो परसेंटेज यू और टीवी का डायरेक्ट रिलेशन है। आप देखोगे ना, जैसे टीवी के लिए क्या है, दो फॉर्मुले हैं, आपको परसेंटेज यू यहां से मिल जाएगा, आप टीवी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको पता है कि परसेंटेज यू जो है वो लेस देन 60 है या फिर ग्रेटर देन 60, तो उन दोनों में दो फॉर्मुले लगते हैं, तो आप इससे फाइंड आउट क्या कर सकते हो, टीवी फाइंड आउट कर सकते हो। और टीवी अगर जो आपको मिल गया तो आपको क्या पता है कि टीवी अगर मुझे मिल गया तो मैं टाइम निकाल सकता हूं। कैसे, टीवी इज इक्वल टू सीवी मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन द डी स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होगी तो टीवी आपको पता है, तो यहां से हम चेंज करके टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैसे ही क्या कर सकते हैं हम, किसी भी सेटलमेंट को अगर जो निकालना है, अगर जो मुझे बताना है कि इस सेटलमेंट को होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहले मैं परसेंटेज यू फाइंड आउट करूंगा। परसेंटेज यू मुझे मिल गया तो परसेंटेज यू से मैं क्या निकालूंगा, टीवी निकालूंगा। क्लियर हो गया। जैसे ही दो फॉर्मुले कौन कौन से, एक तो पहला फॉर्मुला ये है कि अगर जो 60% है हमारा क्या होगा वो, या फिर उसके बराबर होगा तो वो वाला हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर उससे बड़ा होगा 60% से, तो आपको दोनों फॉर्मुले पता है। क्लियर हो गया। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, टीवी निकाल सकते हो। और हमें क्या पता है कि जो टीवी है उसके फॉर्मुले में ही क्या आता है, उसके फॉर्मुले में आता है हमारा टी। तो टीवी जो है दैट इज इक्वल टू किसके, सीवी मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन द डी स्क्वायर। तो यहां से मुझे टाइम के बारे में पता लग जाएगा। जैसे ही मुझे टाइम के बारे में पता लगेगा, मुझे क्या पता लग जाएगा कि इस सेटलमेंट के लिए इतना टाइम जो है रिक्वायर्ड है। अब ये जो साइकिल है ना वो इसी तरह से चलती रहेगी। जैसे कि आपसे पूछा कि कितने टाइम में इतनी सेटलमेंट होगी। फॉर एग्जांपल पूछा कि कितने सेकंड्स में या फिर कितने मिनट्स में, कितने आवर्स में, या फिर कितने वीक्स, आवर्स, ईयर्स, डेज में कितनी जो है सेटलमेंट होगी। तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी साइकिल को घुमा दो। जैसे कि टाइम का पता है तो इससे मैं टीवी निकाल सकता हूँ, टीवी आ गया, टाइम फैक्टर आ गया, टाइम फैक्टर मेरे को मिल गया, टाइम फैक्टर से मैं क्या बता सकता हूँ आपको, टीवी मुझे क्या मिल गया यहाँ पे टाइम, तो टाइम से मैं टीवी निकाल सकता हूँ। टीवी से मैं क्या निकाल सकता हूँ, परसेंटेज यू निकाल लूंगा कि मुझे पता है कि टीवी जो है दैट इज 60% के लिए कितना है, या फिर उससे ऊपर है तो उसके लिए कितना है। जब मुझे परसेंटेज यू मिल जाएगा तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली डेल्टा एच निकाल सकता हूँ। और जैसे मुझे डेल्टा एच आ जाएगा, मैं बता सकता हूँ कि कितने टाइम के लिए कितनी जो है मुझे कितनी सेटलमेंट रिक्वायर्ड होगी। क्लियर हो गया, इतने टाइम में कितनी सेटलमेंट जो होगी। तो ये जो साइकिल है ना वो आपको एक साथ बहुत हेल्प करेगा। जब भी आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो उन सारे क्वेश्चन पे आपको हेल्प करेगा कि आपको टीवी से, अगर जो टीवी पता है तो टीवी से आप क्या निकाल सकते हो, यू भी निकाल सकते हो और आप टाइम भी निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। और यू से आप क्या निकाल सकते हो, सेटलमेंट भी निकाल सकते हो और कुछ और भी निकाल सकते हो। तो ये दोनों चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, ये दोनों चीजें के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कई बार बोल सकता है कि डिफरेंट टाइम के लिए रिक्वायर्ड है, डिफरेंट डेप्थ के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप कैसे करोगे, आपको पता है कि जो टीवी है उसका फॉर्मूला ही क्या होता है, सीवी मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरह से होगा। अगर जब वो बोल रहा है हमारे को डिफरेंट डेप्थ हैज टू बी कैलकुलेटेड, अगर जब वो बोल रहा है कि व्हेन डेप्थ आर, जब हमारी जो डेप्थ है हैज टू बी कैलकुलेटेड, तो यहां पे हम डी क्या है, ये लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ है ना, लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ। इसको ऐसे मत समझना कि डी जो है वो डायमीटर, नहीं, डी जो है वो लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ है। तो डेप्थ और डी तो सेम है। जैसे आपको पता है 2 वे है, तो 2 वे में डी की वैल्यू क्या आएगी बताओ, डेफिनेटली वो होगी जो भी उसकी थिकनेस होगी उसको डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 2 से कर दो। एक ही जगह पे अगर जो हमारा ड्रेनेज पाथ है फिर वो क्या हो जाएगा, डी जो है वो h0 के बराबर हो जाएगी। तो डी की वैल्यूज लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ है वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। मान लेते हैं कि जो डेप्थ है हैज टू बी कैलकुलेटेड, तो दो डेप्थ अगर जो आपको गिवन है, तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, ऊपर है स्क्वायर, 2 डेप्थ अगर जो आपको गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो कि टीवी 1 के लिए निकाल लो सीवी टी अपॉन डी 1 का स्क्वायर, फिर दूसरे के लिए निकाल लो टीवी सीवी मल्टीप्लाई बाय टी डी 2 का स्क्वायर। इन दोनों को रिलेट कर लो, कोरिलेट कर लो, टीवी से टीवी कट जाएगा, बाकी इन सबको सीवी से सीवी कट जाएगा। अगर जो भी हमको वैल्यू आएगी वो सब आप डाल देना, सीवी की अगर डिफरेंट वैल्यू होगी डिफरेंट डाल देना, अदरवाइज क्या है यहाँ से आप कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हो। दूसरा क्या है, अगर जब आपको डिफरेंट उसके लिए बोला जाए, डिफरेंट टाइम के लिए बोला जाए, फिर उसमें कुछ नहीं करना, बस टीवी इज इक्वल टू सीवी मल्टीप्लाई बाय टी1 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, दैट इज उसको क्या करना है, टीवी इज इक्वल टू सीवी मल्टीप्लाई बाय टी2 अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो इन दोनों को आप कोरिलेट करके आंसर निकाल सकते हो। तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपको ये जो साइकिल है ये इंपॉर्टेंट है, ये साइकिल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए।
कुछ थोड़ी बहुत वैल्यूज जो है वो याद रख सकते हो आप, जैसे कि आपने बोला कि मैं 60 वाली परसेंट का याद कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने बोली कि 60% की याद कर लेता हूँ क्योंकि बिल्कुल बीच वाली है, तो बीच वाली पता होगी तो आपको बाकी सब जो है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। 60 है तो आपको पता है कि 0.283 है, तो जो 50 आएगी वो 0.283 से क्या होगी, कम होगी। जो उससे ऊपर है वो कितनी आ जाएगी, 0.848 आ जाएगी। बस ये दो याद कर लो, बस काम हो गया आपका। 50% आएगी तो 50, 90 आएगी तो 90, 70 आएगी तो उसके लिए निकाल लेना, तो बीच में आएगी तो आप निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। 50, 40 जो भी है आपको सारी वैल्यूज जो है वो आप निकाल सकते हो। आपको डायरेक्टली इसमें इजी पार्ट है, 60 से पीछे वाला तो इजी पार्ट है, इससे आगे वाला थोड़ा सा क्या है, फॉर्मुले बेस्ड है, जो कि आपको ये दोनों वैल्यूज जो है याद आती है। बाकी तो 100% से आपको माइनस से करना पड़ेगा। समझ में आया दोनों चीजें। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द सीवी, डिटर्मिनेशन ऑफ द सीवी यानी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, सॉरी है ना, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। आपको क्या पता है कि जो हमारी वी नो दैट कि हमारे को क्या पता है कि जो हमारा सीवी होता है ना वो डिपेंड किस पे करता है, सीवी जो है वो हमारा डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, एक तो परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल पे डिपेंड करता है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल पे डिपेंड करता है। और क्या करता है, हमारे जो टाइप ऑफ द सॉइल है उस पर भी बहुत ज्यादा क्या करता है, डिपेंड करता है। जनरली हमने क्या देखा है, जनरली हम ये देखते हैं कि जब हम लिक्विड लिमिट को इंक्रीज करते हैं, जनरली वी ऑब्जर्व दैट अगर हम लिक्विड लिमिट को इंक्रीज करते हैं यानी WL को हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो CV होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब आप बताओ मुझे कैसे डिक्रीज करता है, जैसे ही हम WL को इंक्रीज कर रहे हैं CV हमारा डिक्रीज कर रहा है, कैसे होगा ये, आपको ना ये सारे कोएफिशिएंट जो है ना वो पता होने चाहिए, तभी आप इसका जवाब दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जो हमने टेबल बनाया था ना, ये जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सारे पैरामीटर्स थे कोएफिशिएंट के, इन सारे से हम ये निकाल सकते हैं कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे किसी भी पैरामीटर्स की बात करेंगे तो उसमें हमारे कोई ना कोई क्या देखने को मिलेगा, फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने क्या बात की यहाँ पे, ये हो गया हमारे क्या 6 हमारे क्या पैरामीटर्स है। अब ये बोल रहा है कि जैसे ही हम लिक्विड लिमिट को इंक्रीज कर रहे हैं सीवी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वो कैसे, हमारे को एक चीज मालूम है कि जब हायर द लिक्विड लिमिट हायर इज द कंप्रेसिबिलिटी, डेफिनेटली जो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है वो भी क्या रहेगा, हायर रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं WL को इंक्रीज करूंगा मुझे ये पता है कि AV भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। ये चीज हमको मालूम है कैसे, हायर द लिक्विड लिमिट हायर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी, यानी AV भी क्या है हमारे पास, इंक्रीज है। अगर हमारा AV इंक्रीज है तो वी नो दैट जो हमारा वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी वो भी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जो AV का रिलेशन है वो क्या है, 1 + E0 है। ये चीज मैंने आपको अभी बताई थी किस तरह से आया। तो जैसे ही हमारा AV इंक्रीज किया वैसे ही हमारा MV भी इंक्रीज करेगा। अगर हमारा MV इंक्रीज कर चुका है तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, MV का इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो MV इंक्रीज किया तो CV क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही चीज जो है हमने अभी उसमें बताई है कि जैसे ही हम लिक्विड लिमिट को इंक्रीज करते हैं CV क्या कर जाता है, हमारा डिक्रीज कर जाता है। ऐसे ही बहुत सारे पैरामीटर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि CC इंक्रीज कर रहा है तो वॉइड रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा, जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स को पढ़ने के लिए आपको ये वाला जो टेबल है वो अच्छे से क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको किस तरह से आपको इसको करना है। क्लियर हो गया। और इसको डिटर्मिन करने के लिए ना, CV को डिटर्मिन करने के लिए 2 तरीके होते हैं, ठीक है ना। पहले मैं नीचे जाता हूं। वैसे ही और भी क्या पूछ सकता है कि जैसे ही हमारा लिक्विड लिमिट इंक्रीज करेगा तो बताओ CC पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये बताओ मुझे क्या फर्क पड़ेगा। हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था, वी नो दैट कि जो CC है वो किसके बराबर है, 0.009 के मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, WL - 10 है। ये आपने रिलेशनशिप पढ़ा है जो मैंने पीछे पढ़ाया था आपको। तो जब हम CC की बात करते हैं, जैसे हमारा लिक्विड लिमिट इंक्रीज करेगा CC भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। क्लियर हो गया दोनों चीजें जो मैंने बताई। अच्छा, इसको डिटर्मिन करने के लिए यानी कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को डिटर्मिन करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ अ टाइम फिटिंग मेथड। जो स्क्वायर रूट ऑफ अ टाइम फिटिंग मेथड है ना, ये दिया है टेलर ने, और उसने बोला है कि जब हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो वो कंसोलिडेशन पे हम कौन से करते हैं, 90% कंसोलिडेशन पे हम उसकी बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं लॉगरिथम ऑफ अ टाइम फिटिंग मेथड तो ये किस कंसोलिडेशन में बात करते हैं, U विल बी इक्वल्स टू 50% ऑफ अ कंसोलिडेशन पे बात करते हैं। जब हम इन दोनों की बात करते हैं ना तो हमको सबसे पहले पता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि TV इन द 90% में क्या होगा, हमारा CV मल्टीप्लाई बाय T अपॉन द D स्क्वायर होगा। अब जो 90% है उसकी वैल्यू जाके टेबल में देखोगे तो आपको पता लगेगा 0.848 है, जो कि किसके बराबर होगा, CV मल्टीप्लाई बाय T अपॉन द D स्क्वायर। और आप CV की वैल्यू निकाल सकते हो। तो CV इस तरह से डिटरमिन हो जाएगा 0.848 मल्टीप्लाई बाय D का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द T। इसी तरह से हम 50% के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि TV हमें फाइंड आउट करना है फॉर द 50% दैट इज इक्वल टू द CV मल्टीप्लाई बाय द T अपॉन द D स्क्वायर है। 50% के लिए क्या था, हमने बताया था 0.196 है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू CV T अपॉन द D स्क्वायर। और इसी तरह से आप CV भी डिटरमिन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ 0.196 मल्टीप्लाई बाय D स्क्वायर अपॉन द T। इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, CV 50% के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। जब आप ड्रॉ करोगे ना स्क्वायर रूट टाइम मेथड में क्या करोगे, हम इस टेस्ट में क्या करते हैं, सेटलमेंट का डाटा जो है नोट डाउन करते हैं और डिफरेंट टाइम पे हम उसे नोट डाउन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम ना एक ग्राफ बनाएंगे जो एक्स एक्सिस पर क्या बनाएगा हमको, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम के बेसिस पे, और हमारा क्या होगा, एक वाई एक्सिस पे क्या होगा, सेटलमेंट होगा, यानी डिफॉर्मेशन, यानी आप सेटलमेंट लिख सकते हो। तो इन दोनों के बीच में हमको क्या बनाना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। फिर इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट क्या करते हैं, CV फाइंड आउट करते हैं। तो CV किसके लिए फाइंड आउट करेंगे हम, 90% के लिए। पहले तो हम
किसके लिए करेंगे, जहां पे कंसोलिडेशन 90% हो रही होगी और यहाँ पे यू क्या है 50% हो रही होगी। दोनों समझ में आया आपको। जब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फिटिंग टाइम फिटिंग मेथड के लिए ना, तो ये इन्वेंटेड किसने किया है, ये टेलर साहब ने इन्वेंट किया है। और डाटा जो इसमें रिक्वायर्ड होता है ना, वो डाटा रिक्वायर्ड होता है एक्यूरेट लार्ज स्टेज के लिए रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, ये लार्ज स्टेज डाटा एक्यूरेट का मतलब क्या है, मतलब अगर जो मैं कंसोलिडेशन 50% देखूं या फिर 90% देखूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब 50% हमारा कंसोलिडेशन हो चुका होगा तो उस टाइम पे जो हमारा रीडिंग है ना वो सही मिलती है। 50 जैसे हमने 90 बोला, तो यहाँ पे 90% में हमारे को जो भी डाटा मिलेगा वो हमारे को एक्यूरेट मिलेगा। और यहाँ पे अर्ली स्टेज में हो रहा है कि जैसे 50% है, हमें पता है कि कंसोलिडेशन किस में हो रही है, 50% में हो रही है, तो जो हमारे को डाटा मिलता है ना लॉगरिथम ऑफ अ टाइम से, वो क्या मिलता है अर्ली स्टेज में एक्यूरेट जो है वो अर्ली स्टेज में मिलता है, यानी 50% में मेरे को एक्यूरेट मिलता है और 90% में क्या मिलता है आपको एक्यूरेट मिलता है स्क्वायर रूट मेथड में। तो इसलिए डाटा रिक्वायर्ड के लिए ये दोनों चीजें क्लियर हो गया। तो ये दोनों क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों मिलता है हमारे को इनिशियल स्टेज में, अर्ली स्टेज में हमारे को क्यों मिलता है, राइट। यहाँ पे बिकॉज क्या होता है ना, जनरली हम जब लॉगरिथम ऑफ टाइम को इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ग्राफ जो है हमारा क्या होता है, फ्लैटर होता है, फिर उसके बाद क्या जाता है वो स्टीप हो जाने लग जाता है, ठीक है ना, स्टीप हो जाने लगता है। फिर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट से हम बताते हैं कि किस तरह से हमको यू 50% में हमको जो डाटा है वो सही मिलेगा। लेकिन हम जब 90% की बात करें, 90% कंसोलिडेशन की बात करें, तो क्या होता है ना, जनरली इनिशियल स्टेज में ना बहुत सारी डिफॉल्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी गलतियां हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो डाटा है वो अर्ली स्टेज में नहीं मिलता सही, हमारे डाटा जो है 90% कंसोलिडेशन के पास से मिलता है। यानी जब हमारा फ्लैटर होने लग जाता है ना, सारा का सारा जो सेटलमेंट है और टाइम के बीच में जो भी हमारा ग्राफ है वो 90% के आसपास जो है हमको एक्यूरेट वैल्यू देता है। लेकिन ये वाला कितने में देता है हमको, 50% के आसपास ही हमको क्या देने लग जाता है, ये एक्यूरेट डाटा देने लग जाता है। क्लियर हो गया दोनों चीजें। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों नहीं देता हमको, सही क्यों नहीं देता, हमारे अर्ली स्टेज में क्यों नहीं देता हमको एक्यूरेट डाटा, बिकॉज इनिशियल रीडिंग जो है ना उसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि हम ओडोमीटर में क्या करते हैं, डायल गेज को सेट करते हैं, तो डायल गेज को सेट करने में थोड़ी सी गलती हो सकती है, वहां पे कोई एरर आ सकता है, उसकी वजह से हो सकता है। जो हमारा वाटर एक्सपल्शन है, हमने बताया था कि पानी बाहर निकलता है, तो ये जो पानी बाहर निकलता है ना उसमें हमारे को मिलता है हाइड्रोलिक लैग। अब इस हाइड्रोलिक लैग की वजह से क्या है, अर्ली स्टेज में जो डाटा है वो हमारा एक्यूरेट नहीं होता है। लेकिन जब हम लेटेस्ट स्टेज की बात करते हैं तो लेटेस्ट स्टेज में क्या मिलता है, हमको ज्यादा एक्यूरेट डाटा मिलता है, क्योंकि जो हमारा लेटेस्ट स्टेज है ना उसकी रीडिंग क्या होती है, सही होती है। और ये मेथड बिल्कुल परफेक्ट है यूज करने के लिए। और मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं ना वो कौन सा यूज करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और मोर कॉमन इन द प्रैक्टिस। तो यही चीज बोलना चाह रहा है। दूसरा क्या है कि बेस्ट किसके लिए, जो भी हमारा पुअर इनिशियल रीडिंग है उसके लिए जो है वो बेस्ट है, या बेस्ट है जो वो क्ले जो है स्टार्टिंग में जो गलत हमको डाटा देगी वहां पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज क्या करना पड़ता है, हमें जो सही डाटा मिलता है वो कम मिलता है, 90% कंसोलिडेशन में मिलता है। ये लेस कॉमनली यूज होता है और ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए बेस्ट होता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि सीवी को जब हम डिटरमाइन करते हैं तो सीवी को डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड है, स्क्वायर रूट और लॉगरिथम। स्क्वायर रूट जो है वो कंसोलिडेशन 90% पे होता है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, सीवी को डिटरमाइन करते हैं। लॉगरिथम क्या होता है, 50% पे हम कंसोलिडेशन देखते हैं और सीवी जो है वो हमको क्या मिलता है, 50% पे डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, दोनों चीजें में इंपॉर्टेंट है। अगर जो ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो लॉग टी यहाँ पे पता चलेगा, और दूसरा क्या है हमारा स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ दी टाइम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं सीवी को। आपको बस ध्यान में क्या रखना, आपको ये 90% और 50% मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, हमारा स्क्वायर रूट ऑफ अ टाइम फिटिंग मेथड है, ठीक है। किसने दे रखा है, टेलर साहब ने दे रखा है, और ये किसने दे रखा है, कैसिग्रांडे ने दे रखा है। सारे फीचर्स जो है मैंने यहाँ पे लिख दी कि टेलर ने दे रखा है, कैसिग्रांडे ने दे रखा है। स्केल जो होता है इसका ये होता है, एक्यूरेट लार्ज लेटेस्ट स्टेज में हमको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलती है, अर्ली स्टेज में हमको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। इसलिए यूज करते हैं जब हमको पता है कि जो एक क्ले है वो स्टार्टिंग में गलत रीडिंग देगी या फिर खराब रीडिंग देगी, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ग्राफ्स है ये लैब से बन के आते हैं, तो ये टेंशन लेने की बात नहीं कि आपको कभी ये ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट है। बस एक बात याद रखना कि टेलर जो है, टेलर स्क्वायर रूट जो है, ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा स्क्वायर रूट वाला है ऑफ टाइम फिटिंग मेथड जो है वो इज बेटर देन लॉगरिथम ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। क्या हमको पढ़ना है, दैट इज द सेटलमेंट एनालिसिस। इसी ना तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो या तो वो पूछ सकता है कि भाई सेटलमेंट की जो एनालिसिस है, जो हमारे सेटलमेंट है वो कितने टाइप के, उसके टाइप्स हो गए और उनके फॉर्मूले हो गए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि जो हमारी अलाउएबल इनकी लिमिट्स है उनसे भी रिलेटेड क्या पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, जब हम सेटलमेंट एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो सेटलमेंट एनालिसिस जनरली होता क्या है, जो हमारा सेटलमेंट एनालिसिस है ना, इसका मेन पर्पस ये है कि जब भी हमारे सॉइल पे लोड लगेगा ना, तो उसको हमें इवैल्यूएट करना है। अब लोड की वजह से होगा क्या, आपको पता है कि लोड लगेगा, लोड की वजह से क्या होगा, उसका जो सॉइल है वो कंप्रेस होगा। सॉइल कंप्रेस होगा तो क्या होगा, उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बोला हुआ है। तो वही चीज क्या है, सेटलमेंट की एनालिसिस है कि कितना वो सेटल हुआ है, यानी कितना उसका डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है, दैट इज हैज टू बी कैलकुलेटेड, और उसे हमें कैलकुलेट करना है।
तो इतनी चीज तो आपको क्लियर है कि सेटलमेंट एनालिसिस में से जो भी हमारी सॉइल है वो सॉइल में कोई ना कोई क्या हुई है, कंप्रेशन हुई है, और उस कंप्रेशन के कारण जो है सॉइल जो है वहां पे एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। उस मूवमेंट को अगर जब हम इवैल्यूएट यानी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि जो सेटलमेंट होती है वो किस किस तरह की होती है। सबसे पहले होती है इमीडिएट सेटलमेंट, यानी जैसे ही लोड लगा वैसे ही सॉइल क्या करके हमारी कंप्रेस करेगी, तो दैट इज बीइंग नोन एज अ इमीडिएट सेटलमेंट। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि एसआई सेमी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जैसे ही हमारी सेटलमेंट इमीडिएट सेटलमेंट होगी, और जनरली किसमें होती है, ग्रैनुलर सॉइल में होती है, जैसे कि हमारी सैंड होगी या फिर हमारा ग्रेवल हो गया, तो इन सब में ही आपको देखने को मिलेगी। ये क्ले वगैरह में जो है ये मेजर प्ले रोल नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ सैंड में क्या करती है, ये मेजर प्ले रोल करती है। फिर फॉर एग्जांपल मतलब कि मेजरली देखिए किसमें जाती है, मेजरली देखी जाती है सैंड में। और जैसे ही सेकंड ऑफ ऑल जब मैं प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट की बात करूं तो नाम यहाँ पे क्या आता है, कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर प्रेशर। सो ऐसी सेटलमेंट जो इसकी वजह से हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द वाटर के एक्सपल्शन की वजह से जो भी हमारी सेटलमेंट हो रही है उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। और जनरली किसमें देखने को मिलती है, हमारे कोहेसिव सॉइल जैसे कि हमारी क्ले होगी, तो क्ले में हमारे जनरली क्या ये चीज जो है प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलती है। सैंड वगैरह में ये देखने को नहीं मिलती, बिकॉज वहां पे जो पानी है उसकी परमेबिलिटी जो है सैंड की वो जनरली क्या रहती है, हाई रहती है। इतनी चीज आपको क्लियर है। प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्लियर। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, थर्ड ऑफ ऑल क्या है, हमारी सेकेंडरी सेटलमेंट। अच्छा ये तभी होगी जब हमारी प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंडरी सेटलमेंट क्या है, जनरली बिकॉज ऑफ द हमारी जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, आप इस तरह से बोल सकते हो। और जब हम इमीडिएट सेटलमेंट की बात करेंगे तो दैट इज बीइंग नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्यों बोल रहा हूं मैं इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन? देखो इलास्टिक मींस कि जैसे आपने उस पर लोड लगाया फिर उसको लोड को आपने हटा दिया तो वो रीगेन कर सकती है अपनी ओरिजिनल शेप। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब जब हमारा क्रीप लगता है, जो हमारा सेकेंडरी सेटलमेंट होता है उसको हम क्रीप से भी बताते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मींस कि अब जो है उस वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर सकता। अभी जो हमारे सॉलिड्स है वो प्लास्टिकली क्या हो चुके हैं, रिफॉर्म हो चुके हैं, यानी वो चेंज हो चुके हैं। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ सेकेंडरी सेटलमेंट। एंड सेकेंडरी सेटलमेंट को आप बोल सकते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और पार्टिकल की जो रीअरेंजमेंट है उसकी वजह से होता है, पार्टिकल की रीअरेंजमेंट की वजह से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये सब जो है ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि इमीडिएट सेटलमेंट क्या होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्या होता है और सेकेंडरी सेटलमेंट क्या होता है। क्लियर हो गया? अगर जब ऐसे ही मुझे टोटल सेटलमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो टोटल सेटलमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसे कि यहां पे लिखा है मैंने टोटल सेटलमेंट। तो टोटल सेटलमेंट जो क्या होता है, इट इज द सम ऑफ इमीडिएट सेटलमेंट या फिर जितने भी सेटलमेंट्स है, जैसे कि इमीडिएट सेटलमेंट हो गया, प्राइमरी हो गया या फिर सेकेंडरी हो गया, इन सबका जो टोटल सम है दैट इज बीइंग नोन एज हमारा क्या होता है, दैट इज बीइंग नोन एज टोटल सेटलमेंट। ठीक है, तो मैंने बताया था कि एक तो ये वाला तरह से क्वेश्चन आएंगे इससे कि इमीडिएट सेटलमेंट क्या होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्या होता है, या फिर सेकेंडरी सेटलमेंट कंसोलिडेशन क्या होता है, या फिर इनके फॉर्मुलेस पूछ लेगा, या फिर ऐसे पूछेगा कि व्हाट आर द परमिसिबल लिमिट। तो जो परमिसिबल लिमिट है ना वो इंश्योर करनी पड़ती है हमारे को। जब भी हम देखते हैं ना, आप नहीं चाहते कि आपके घर आपने जो कंस्ट्रक्ट किया है कंस्ट्रक्शन की वजह से नीचे जो हमारी सॉइल है वो सेटल कर रही हो, बहुत ज्यादा सेटल कर रही हो, जिसकी वजह से क्या बोल सकते हैं हम कि हमारे क्रैक्स जो है यहाँ पे डेवलप होंगे। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी सेटलमेंट है ना वो अलाउएबल लिमिट है, मान लो कि ये हमारी अलाउएबल लिमिट है, ये अलाउएबल लिमिट है, तो वो अलाउएबल लिमिट क्या है, वो जनरली क्या है हमारे को पहले से दी होती है। फॉर एग्जांपल अगर वो आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए बोला जाए तो वो कितनी है, 50 mm है। अगर जब मैं बोलूं जहां पे आइसोलेटेड फुटिंग है वहां पे अगर आइसोलेटेड फुटिंग और हमारी एक होती है राफ्ट फुटिंग या फिर मैट फुटिंग, जनरली क्या होती है जैसे यहाँ पे लिखा है आइसोलेटेड फुटिंग मतलब जो आपके कमरा है ना उस कमरे में जो आपका कॉलम है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना साइड में जो कॉलम है, रेक्टेंगुलर शेप में कोई भी शेप में हो सकता है, तो वो जो कॉलम है अगर उसको उस कॉलम के लिए पर्टिकुलर एक सिंगल फुटिंग दे रखी है दैट इज बीइंग नोन एज आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है ना, मान लो कि कोई भी कॉलम है उसके लिए आपने इंडिविजुअली अलग से क्या दे दी, फुटिंग दी थी, तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। क्लियर हो गया? लेकिन सारे कॉलम को जब एक साथ में मिला के जब जैसे आपने देखा है कि ना स्लैब आपको छत दिख रही है अपनी, अब छत में क्या है इस तरह से, अब इसी छत को अगर जब मैं नीचे फुटिंग तरह इस्तेमाल करूं और इसके ऊपर मैं कॉलम खड़े कर दूं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, राफ्ट या फिर मैट फिटिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? मैट फुटिंग बोलते हैं। तो यही चीज क्या है, दोनों ये चीज समझ में आई आपको? अच्छा ये बोला कि जब हमारा राफ्ट फुटिंग का इस्तेमाल करते हो या फिर आइसोलेटेड फुटिंग का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि सैंड के लिए करते हो, तो सैंड के लिए जो फॉर स्टील स्ट्रक्चर के लिए उसकी परमिसिबल टोटल सेटलमेंट कितनी होनी चाहिए, 50 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगी तो वहां पे क्या है, रिस्क है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? सैंड में बोला आरसीसी स्ट्रक्चर में कितनी होनी चाहिए, वो भी 50 mm होनी चाहिए। अगर जो मैं बोलूं राफ्ट फुटिंग फॉर द सैंड के लिए वो कितनी है, 75 mm, और आरसीसी के लिए कितनी है, वो भी 75 mm है। अगर मैं सिंपली क्या बात करूं आइसोलेटेड फुटिंग फॉर अ क्ले के लिए बोलूं तो वो आ रही है 50, और आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए क्यों आ रही है, वो आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए ज्यादा आ रही है, दैट इज द 75 mm। वैसे ही क्या है हमारी राफ्ट के लिए फॉर द फुटिंग ऑफ द क्ले के लिए कितनी है, 100 है। दोनों के लिए सेम है। वैसे ही यहाँ पे बोला जैसे मैंने आपको बताया था लीनिंग टावर ऑफ पीसा में क्या होती है, अनइवन क्या होती है, हमारी अनइवन सेटलमेंट होती है। तो उस अनइवन सेटलमेंट की वजह से यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे ही हमारी अनइवन सेटलमेंट होगी ना तो उसमें अगर आप आइसोलेटेड फुटिंग की बात करोगे तो वो कितनी होनी चाहिए, वो 1/300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 ये किसके लिए, फॉर द स्टील स्ट्रक्चर के लिए, स्टील स्ट्रक्चर के लिए, और ये किसके लिए, आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए। क्लियर हो गया? 1/300, और यहाँ पे क्या 1/600 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई कि हमारी क्या होती है, डिफरेंशियल सेटलमेंट। डिफरेंशियल सेटलमेंट जो एंगुलर सेटलमेंट होती है, जो हमारी एंगुलर सेटलमेंट होती है उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर सेटलमेंट जो होती है उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी डिफरेंशियल सेटलमेंट है, डिफरेंशियल सेटलमेंट है
डिवाइडेड बाय क्या आएगा, द स्पेसिंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स, है ना, स्पेसिंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स, स्पेसिंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मैंने बताया था ना, एग्जांपल दिया था मैंने लीनिंग टावर ऑफ पीसा। तो जो हमारा लीनिंग टावर ऑफ पीसा था वो कैसे बना था, वो बिल्कुल स्ट्रेट बना था, लेकिन बाद में हमारे क्या यहाँ पे फुटिंग थी उनकी दोनों साइड, है ना, यहाँ पे क्या थी, फुटिंग थी। अब एक फुटिंग जो है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गई है, ज्यादा सेटल कर चुकी थी, तो अब वो यहाँ पे आ चुकी थी, है ना, लीनिंग टावर ऑफ पीसा के लिए। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है वो देखने को मिला था, मतलब इतना ज्यादा नहीं है, ये तो मैं थोड़ा एनलार्ज करके बता रहा हूँ, पर यहाँ पे क्या है, हमारे को सेटलमेंट जो है वो देखने को मिली थी। तो ये जो हमारी सेटलमेंट थी वो कितनी थी, डिफरेंशियल सेटलमेंट ये थी हमारे पास, और जो लेंथ थी बिटवीन द दो फुटिंग के बीच में, दैट इज एल। तो यहाँ पे जो हमारा एंगुलर सेटलमेंट था, उसको एंगुलर सेटलमेंट को किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज द हमारी जो डिफरेंशियल सेटलमेंट है डिवाइडेड बाय द स्पेसिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। क्लियर हो गया, ठीक है, तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। अच्छा, ये जो 1/500 है, तो ये क्या हो रहा है कि 500 हॉरिजॉन्टल जाने पर आपको 1 यूनिट ऑफ सेटलमेंट जो वो देखने को मिलेगी। ये परमिसेबल लिमिट है किसके लिए, राफ्ट फुटिंग के लिए। और आइसोलेटेड फुटिंग के लिए कितनी, जब आप 600 हॉरिजॉन्टल जाओगे फिर उसके बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल, एक आपको क्या देखना, एक वर्टिकल आपको सेटलमेंट जो है वहां पे देखने को मिलेगी। इससे ज्यादा आप अगर जो देखोगे तो वो क्या है, रिस्क होगा वहां पे। तो ये है हमारी परमिसिबल लिमिट्स, अगर जो डिफरेंशियल सेटलमेंट के लिए है, और दूसरा किसके लिए है, जो टोटल सेटलमेंट से रिलेटेड है। क्लियर हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। क्लियर हो गया, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, कि अभी तो हमने बस यही किया है, अभी इसके फॉर्मुलेज भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इमीडिएट सेटलमेंट की बात करेंगे, फिर उसमें हम बहुत सारी चीजें करेंगे, फिर हम करेंगे प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो सबसे पहले करते हैं हम क्या, इमीडिएट सेटलमेंट। जैसे ही मैं इमीडिएट सेटलमेंट की बात करूंगा ना, यहाँ पे इमीडिएट सेटलमेंट हमने देख लिया ना, अभी मैंने बताया कि इमीडिएट सेटलमेंट में होता क्या है। तो इसका बेसिकली ये हो क्यों रहा है इमीडिएट सेटलमेंट, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे आपने कोई भी फुटिंग हो गया, है ना, फॉर एग्जांपल यू हैव मेड सम फुटिंग, या फिर कोई आपने स्ट्रक्चर बना दिया, तो उन दोनों की वजह से क्या है, जो भी हमारा लोड है, या फिर जो हमारा फुटिंग है, या फिर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे जब हमारा लोड लगता है ना, तो हमारे सॉइल की जो सॉइल के जो हमारे स्केलेटन होते हैं ना, यानी सॉइल के जो पार्टिकल्स है, उनमें क्या देखने को मिलता है, डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, लेकिन ये डिफॉर्मेशन कौन सा होता है, ये डिफॉर्मेशन होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या होता है ये, इट इज बीइंग नोन एज अ इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब मैंने इसका लोड हटा दिया, यहाँ से फुटिंग का मैंने लोड हटा दिया, तो ये दोबारा से रीगेन कर जाएगा अपनी शेप एंड स्ट्रेंथ। तो इमीडिएट सेटलमेंट हो क्या रहा है, आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो ध्यान में रखना है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। इसका मैकेनिज्म समझते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जैसे ही आपने यहाँ पे कोई भी लोड लगाया बिकॉज ऑफ सम फुटिंग, आपने मान लिया कि फुटिंग दे दिया है ना, या फिर कोई भी आपने स्ट्रक्चर बना दिया, ब्रिज बना दिया, उसकी वजह से वो क्या रहा है, अब इस लोड लगने की वजह से ना ये क्या है, हमारा जो स्ट्रेस है ना वो बढ़ रहा है, हमारी सॉइल में क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, सॉइल में स्ट्रेस बढ़ रहा है, और पार्टिकल का जो भी कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। अभी पार्टिकल क्या कहते हैं हमारे, ये पार्टिकल पहले ऐसे थे, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 ये इस तरह से थे, बिकॉज ऑफ सम लोड पार्टिकल क्या करते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, और इनका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना वो क्या कर जाता है, कंप्रेस कर जाता है। जैसे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट था तो यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा, सो आई कैन से कि द कंप्रेस्ड कॉन्टैक्ट पॉइंट, कंप्रेस कॉन्टैक्ट पॉइंट। अच्छा, जो इनका नेचर है वो कौन सा नेचर, मैंने आपको बताया, जो इनकी डिफॉर्मेशन का नेचर होता है वो इलास्टिक नेचर होता है। मतलब लोड हटाने पर क्या है, सॉइल अपना पहले वाले पोजीशन पे आ सकता है। इफ एंड ओनली इफ, अगर वो यील्ड ना हुआ हो, है ना, अगर वो यील्ड ना हुआ हो, यहां पे लिख सकते हैं अगर वो यील्ड ना हुआ हो, अगर वो यील्ड ना हुआ हो, तब तक क्या बोल सकते हैं हम कि वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन को फॉलो अप करेगा, इलास्टिक नेचर को फॉलो अप करेगा। क्लियर हो गया, मतलब रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, क्लियर हो गया। दूसरा, ये जो हमारा इमीडिएट सेटलमेंट, अभी हम बात किस करें, इमीडिएट सेटलमेंट की बात करें, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ये जो हमारा इमीडिएट सेटलमेंट है ना, ये कुछ सेकंड्स का या फिर कुछ मिनट्स का होता है। दैट इज वाई क्या है, यहाँ पे एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर प्रेशर, पोर एयर या फिर पोर पानी निकलने के क्या होता है, उसकी वजह पोर एयर या फिर जो हमारा पानी होता है ना H2O, जब वो बाहर निकलता है ना तो उसको निकलने के लिए टाइम नहीं होता इतना। तो इमीडिएट सेटलमेंट जो है वो जो हमारा ड्रेनेज है, यहाँ पे ड्रेनेज क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये क्या होता है, सेकंड्स और मिनट्स में होता है, और इसकी वजह से क्या है, जो हमारा वाटर है ना, वाटर और जो एयर है वो बाहर निकलने के लिए उसको टाइम नहीं मिलता है उतना। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इमीडिएट सेटलमेंट है उसमें जनरली क्या नहीं होता है, ड्रेनेज नहीं होता है। ड्रेनेज किसका नहीं होता है, हमारा पानी का ड्रेनेज नहीं होता है, क्योंकि वो तो प्राइमरी कंसोलिडेशन का पार्ट है। और ये होता है किसमें, ये सेकंड और मिनट्स में होता है। बेसिकली जो इसमें इसका जो मैग्नीट्यूड है ना हमारा इमीडिएट सेटलमेंट का, वो प्रीडोमिनेटली ज्यादा किसमें देखने को मिलता है हमारे को, या फिर हमारे को सैंड में देखने को मिलता है, या फिर किसमें देखने को मिलता है, ग्रेवल में देखने को मिलता है। तभी मैंने बोला था कि जो सैंड और ग्रेवल में वो ज्यादा देखने को मिलता है, इसका मैग्नीट्यूड हमारे को ज्यादा देखने को मिलता है इमीडिएट सेटलमेंट में। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो हमारे को मैग्नीट्यूड सैंड और ग्रेवल में ज्यादा देखने को मिलता है ना, और क्या देखने को मिलता है, द कंप्रेसिबिलिटी पर। जो पॉइंट मैंने आपको पहले बताया ना वही सारे पॉइंट है। बस ध्यान में क्या रखना है आपको कि देखो सबसे पहली बात, ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। एक्सपल्शन ऑफ द वाटर जो है वो नहीं निकलता है, क्यों, बिकॉज वी हैव अ लेस टाइम, सेकंड्स और मिनट्स में क्या होता है हमारा, क्या होता है यहाँ पे इमीडिएट सेटलमेंट हो जाती है। क्लियर हो गया, इतना से पॉइंट हमारे समझ में आ गए जो इमीडिएट सेटलमेंट के लिए हम बात करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे कि जो इमीडिएट सेटलमेंट है ना, यहाँ पे लिख दो आप इमीडिएट सेटलमेंट। यहाँ पे जो हमारा इलास्टिक स्ट्रेन है, इलास्टिक जो हमारा स्ट्रेन है किसका, ऑफ अ सॉइल स्केल्टन, वो इंस्टेंट है ना, सॉइल स्केल्टन वो क्या है, इंस्टेंट है, मतलब बहुत फास्ट है, विद इन अ सेकेंड। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है कि SI इज इक्वल्स टू जो भी हमारा नेट फाउंडेशन पे लगने वाला प्रेशर है, ठीक है, ओवरबर्डन या फिर सेल वेट को माइनस करके मल्टीप्लाई बाय जो हमारी फुटिंग की वेट है, और फिर हमारे पास जो इलास्टिक करेक्शन होता है 1 माइनस म्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय IT। देखो ये दोनों सेम फॉर्मूले है, बस IT और IS में थोड़ा सा चेंज है। IT भी लिख सकते हो आप, इसको IS भी लिख सकते हो। क्या होता है, वो रेशियो होता है L/B का। क्लियर हो गया। उसको हम इन्फ्लुएंस फैक्टर भी बोलते हैं, शेप फैक्टर भी बोलते हैं। और रेक्टेंगल, सर्कुलर, इन सब के लिए क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, और हम वो टेबल से देखते हैं जो कि मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है ना। ये वाला टेबल है IT और IS के लिए। दिस इज द टेबल फॉर IT एंड IS। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे IT डिवाइडेड बाय द यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल है यहाँ पे। क्लियर हो गया। अच्छा, मैं इन सब के बारे में आपको बता देता हूँ कैसे आपको एक फॉर्मूले में पुट करने हैं, तभी आपको क्या है ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी और आप अच्छे से उसको क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो जब मैं बात करूंगा इसकी, सबसे पहले यंग्स मॉडुलस की बोलता हूँ या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल की मैं बात करता हूँ, तो आपको बताइए कि जो हमारा यंग मॉडुलस होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन द स्ट्रेन होता है। Y विल बी इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन द स्ट्रेन होता है। ये चीज तो आपको मालूम ही है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जब किसी उस पे हम खिंचाव करते हैं या फिर जब उस पे हम दबाव करते हैं, तो उसकी वजह से जो उसके लेंथ में चेंज यानी उसके जो बदलाव यानी जो स्ट्रेन है वो कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज वो कैलकुलेट करते हैं कैसे, किसी फोर्स लगाते हैं फॉर द एरिया। क्लियर हो गया। तो यंग्स मॉडुलस क्या हो गया, लेंथ में चेंज की बात करने जा रही है। तो स्ट्रेस क्या होता है, हमको पता है कि स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेन की बात करें, हम बोले कि चेंज, हम ओरिजिनल हम जो इसकी लेंथ की देख रहे हैं कि लेंथ पे जब हम खिंचाव कर रहे हैं या फिर उस पे हम कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो लेंथ है उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या होगी, चेंज होगी। तो हम बोलते हैं कि जो हमारा यंग्स मॉडुलस है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया हो गया। स्ट्रेन आपको पता है कि चेंज इन द लेंथ डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं साइड में। तो यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है ना। फिर एक एग्जांपल करेंगे ताकि पता लग जाए। तो यहां पे लिख देते हैं हम, इट इज नोन एज ऑल्सो यंग्स मॉडुलस। ठीक है ना, यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया। अच्छा, ये यंग्स मॉडुलस क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेस अपॉन द स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन द स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन द स्ट्रेन। स्ट्रेस को कैसे लिख सकते हो आप, फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से लिख सकते हो। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन द लेंथ, और जो ओरिजिनल लेंथ है वो ऊपर चल जाएगी तो मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है ना। तो यंग्स मॉडुलस को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। समझ में आया। जहां पे ए एफ क्या है, एफ इज द अप्लाइड फोर्स। एफ क्या है, इट इज द अप्लाइड फोर्स। ठीक है। अप्लाइड फोर्स, फोर्स किसका, फोर्स की यूनिट्स क्या है, एन है, न्यूटन है। ये चीज क्लियर होगी। ए तो एरिया है, आपको पता है। एल क्या है हमारे पास, इट इज द लेंथ और चेंज इन द लेंथ, चेंज इन द लेंथ, चेंज इन लेंथ, और ये आपको पता है कि इट्स अ ओरिजिनल लेंथ। क्लियर हो गया। तो ये सब कुछ तो हम आपको बता दिया। इसके ऐसे यूनिट्स क्या होंगे यंग्स मॉडुलस के, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये हो जाएंगे ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, पास्कल, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, पास्कल बोल सकते हैं। तो इसकी यूनिट्स पता लगे आपको, जो भी मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है ना। यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस का क्या हो जाएगा। अच्छा, जब पॉइजन रेशियो की बात करते हैं तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, जब हम यहाँ से हटाते हैं ना इसको हटा देता हूँ, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। ये साथ साथ में लिखते रहना, बिकॉज आपको शायद बाद में पता ना चले। जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पॉइजन से, अभी सॉइल वगैरह कुछ भी, सोम वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है ना आपका, तो जो हमारी पॉइजन रेशियो ऑफ दी सॉइल होती है ना, वो बेसिकली क्या बताती है, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है माइनस ऑफ जो हमारा लेटरल स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन है, डिवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डिवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जो पॉइजन रेशियो होती है ना, ये मटेरियल की ना प्रॉपर्टी होती है, जो हमें बताती है कि जब हम किसी मटेरियल को, मतलब जब हम किसी मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं या फिर उससे हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाव देते हैं उस पर, तो इन दोनों की वजह से जो भी हमारी चौड़ाई और जो हमारी लेंथ, जो हमारी चौड़ाई है यानी लेटरल में, या फिर जो उसकी लेंथ है, उन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन देखते हैं, वो कितना ज्यादा चेंज हुआ होगा उसमें। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हम पॉइजन रेशियो से फाइंड आउट करते हैं। यानी जो लेटरल स्ट्रेन है, मींस से जो भी विड्थ हो गया, जो भी हमारा क्या हो गया, विड्थ हो गया, या फिर हमारा डायमीटर हो गया, विड्थ, या फिर जो हमारा क्या होगा, डायमीटर में जो भी हमारा चेंजेस होंगे ना, डायमीटर में हमारे चेंजेस होंगे, डिवाइडेड बाय जो उसके ओरिजिनल विड्थ या फिर डायमीटर होगा। आपको पता है ना स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन आपको पता है कि जो भी हमारा चेंज आया, चेंज डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल। ठीक है ना, चेंज डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल होता है। आपको पता है ना, ये स्ट्रेन होता है। अब मैंने बोला कि लेटरल, तो लेटरल में अगर जो हमारे पास, तो अगर जो हमारे पास क्या हुआ, कोई रेक्टेंगल हुआ तो हम बोलेंगे कि विड्थ में देख रहे हैं, सर्कुलर हुआ तो हम बोलेंगे डायमीटर में देख रहे हैं। तो जब भी हमारे विड्थ या फिर डायमीटर में जो भी चेंज होगा, डिवाइडेड बाय जो भी ओरिजिनल उसका विड्थ या फिर उसका जो क्या होगा, डायमीटर होगा, डिवाइडेड बाय किसको देख रहे हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल को देख रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल मींस से जो भी हमारी लंबाई में चेंजेस आएगा, उन सबको हम जब देख रहे हैं, लंबाई में मतलब लॉन्गिट्यूडनल मींस से
जो हमारी लेंथ में चेंज आ गया, ठीक है ना, लेंथ का चेंज हो गया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। तो यही चीज किससे दिखाते हैं हम, पॉइजन रेशियो से दिखाते हैं। जो पॉइजन रेशियो होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन है। बताओ क्या होगा इसकी यूनिट्स, डेफिनेटली इसकी वो क्या होगी, डायमेंशनलेस यूनिट्स होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारे पॉइजन रेशियो होते हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज होती है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि स्टील की है ना, स्टील की होगी या फिर रबर की होगी या फिर किसकी होगी, या स्टील या रबर की, या फिर किसकी होती है, कंक्रीट की, है ना, या फिर किसकी होती है, कंक्रीट की। तो स्टील की क्या होती है, स्टील की होती है 0.3, 0.3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक्स है। और 0.2 किसकी होगी, कंक्रीट की, सिंपल सी बात। और रबड़ की कितनी होती है, 0.5, ठीक है ना। जैसे हम उसको 0.5 है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये बताती है कि अगर जिनकी हाई वैल्यू होगी ना, तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेच करने पर जो हमारी विड्थ है वो काफी कम हो जाती है। जैसे कि रबर का बिहेवियर है, रबर को आप स्ट्रेच करोगे, फॉर एग्जांपल ऐसा है विड्थ है, आपने इसको स्ट्रेच किया, ऊपर की तरफ को खींचा, नीचे की तरफ को खींचा, उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, जो चेंज आएगा, देखो इसकी लेंथ में चेंज की वजह से इसकी विड्थ जो है वो डिक्रीज हो रही है। लेंथ की चेंज मतलब लेंथ में मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया है, और आपको चेंज कहां पे देखने को मिल रहा है, इसकी विड्थ में देखने को मिल रहा है। तो हाई वैल्यू ऑफ जो हमारी पॉइजन रेशियो होती है उसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेच करने पे ना उसकी जो विड्थ है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी, जैसे कि रबड़ की होती है। लो वैल्यू मींस उसे, जैसे कि लो वैल्यू मींस उसे, जैसे कि आपने देखा होगा कॉक, आपने देखा है एक वाइन बोतल होती है, वाइन की बोतल में एक कॉक होता है ऊपर, वुड कलर, वुड में होता है वो, है ना। तो वो जो कॉक होता है ना, उसकी वैल्यू जो होती है पॉइजन रेशियो की वो काफी ज्यादा कम होती है। मतलब ऐसा होता है कि जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे ना, तो स्ट्रेच करने पर क्या है, विड्थ ना बहुत ही कम चेंज होती है। तभी तो क्या है यहाँ पे ना, ये जो हमारी कॉक लगाई जाती है वाइन की बोतल्स में, क्योंकि जब भी हम उसको खींचते हैं ना, तो उसकी विड्थ में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, मतलब बहुत कम चेंजेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो ऊपर का पार्ट है ना तो ये हमारा ब्रेक होता है, और वो इजिली कॉक जो है वो निकल भी जाता है। दैट इज वाई हम वाइन में क्या करते हैं, कॉक का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, कभी गोवा वगैरह जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कॉक होता है उसमें, तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो उसका पॉइजन रेशियो है बहुत ज्यादा कम है। मतलब ये कि जब आप लेटर में चेंज कर रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल में कोई, या फिर आप लॉन्गिट्यूडनल में कोई चेंज कर रहे हो, तो उसकी विड्थ में क्या है, बहुत ही कम चेंज आपको देखने को मिलेगा, वो दिखाता है पॉइजन रेशियो। अच्छा, जो इसकी वैल्यूज है ना वो इंपॉर्टेंट है ना, तो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना आपने। क्लियर हो गया पॉइजन रेशियो। अच्छा, अब जो इसकी विड्थ है यानी फुटिंग की जो विड्थ है और जो हमारा क्यू है, इन दोनों को समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं। अभी ना बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहाँ पे थोड़ी सी आपको डिफरेंट लग सकती है। अभी आपने सॉइल वगैरह, सोम वगैरह नहीं पढ़ा है ना, तो आपको ये फाउंडेशन, प्रेशर, ये सब जो है अभी आपको थोड़ा सा क्या लग सकता है, डिफरेंट लग सकता है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, इंडिविजुअली बनाते हैं सब कुछ, यहाँ पे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ना सबसे पहले क्या 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 फाइंड आउट करना पड़ता है, आपको ना नेट फाउंडेशन प्रेशर को फाइंड आउट करना पड़ता है। नेट फाउंडेशन प्रेशर को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो बोले तो सर वो क्या होता है, सर वो पता क्या होता है, वो क्यू होता है, क्यू होता है। और जो क्यू होता है ना वो किसके बराबर होता है, जो भी हमारा लोड आ रहा है स्ट्रक्चर से, लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर, साथ में क्या होता है, जो भी हमारा लोड है फ्रॉम द फुटिंग, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय द एरिया, माइनस जो ओवरबर्डन प्रेशर है, क्या है, ओवरबर्डन प्रेशर है, किस पे लग रहा है, बेस पे लग रहा है, एट अ बेस, उसे हमें माइनस करना पड़ता है। तो हमें क्या मिलता है, नेट फाउंडेशन प्रेशर मिलता है। मतलब ये है कि जो भी हमारे पास ऊपर से आने वाला जो भी डेड लोड है वो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी ऊपर से जो हमारे पास लोड आ रहा है। जैसे कि अच्छा, आपको ये चीज तो पता लगी क्यू क्या होता है। अब मैं बताता हूँ ये क्यों निकलता कैसे। जैसे कि सबसे पहली बात, आपको ना सारे के सारे वर्टिकल लोड्स को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। जैसे कि आपको डेड लोड हो गया, साथ में लाइव लोड हो गया, या फिर ऊपर से आने वाला जो भी सरचार्ज का लोड है ना, सरचार्ज लोड ऑफ द वॉल हो गया, सरचार्ज लोड है ना फ्रॉम द सॉइल हो गया, या फिर किसकी वजह से हो गया, वॉल्स की वजह से हो गया, वॉल्स एक्सेट्रा को क्या करना पड़ता है, इन सबको मुझे ऐड करके क्या मिलता है, इन सबको ऐड करके मुझे मिलता है टोटल वर्टिकल लोड। क्या मिलता है, टोटल, अभी एग्जांपल समझेंगे, बस अभी आप देखो, टोटल वर्टिकल लोड मिलता है मुझे, ठीक है ना, टोटल वर्टिकल लोड, पी को कैन बी रिप्रेजेंटेड एज किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऊपर से आने वाला सारा का सारा लोड। अब यहाँ पे देखो, जितना भी हमने लोड है वो यहाँ पे हमने कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा एरिया से। जब ये हमारे पास आ जाएगा ना, उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा एरिया से, यानी टोटल वर्टिकल लोड क्या हो गया, टोटल वर्टिकल जो हमारा लोड होगा, ठीक है ना, टोटल वर्टिकल लोड हमारे को पता लग गया। अच्छा, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एरिया भी फाइंड आउट करना है ना, ताकि हम क्यों करना है एरिया फाइंड आउट, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे एरिया है ना। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, कि हमको फुटिंग का ना एरिया निकालना पड़ेगा। जो भी मेरे को फुटिंग गिवन होगी ना, उस फुटिंग का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, यानी जो प्लान का एरिया है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एरिया किस में निकलता है बताओ, और उसका यूनिट्स क्या होते हैं बताओ, यस मीटर स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया मुझे मिल चुका है, अब मुझे निकालना है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रॉस प्रेशर एरिया। क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रेशर पर ग्रॉस प्रेशर एरिया विच विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर हो जाएगा, जो भी हमारे पास टोटल वर्टिकल लोड आया ना, टोटल वर्टिकल लोड आया
डिवाइडेड बाय एरिया से। क्लियर हो गया? ये जो टोटल वर्टिकल लोड है इसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि पी डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी, पी की यूनिट्स कितनी है, किलो न्यूटन, एरिया कितनी है, मीटर स्क्वायर, तो बस यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा मुझे ग्रॉस प्रेशर एरिया। तो ग्रॉस प्रेशर एरिया है, जो ग्रॉस प्रेशर है, ग्रॉस प्रेशर को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मान लेते हैं कि क्यू ग्रॉस है तो जी लिख दूं, है ना, क्यू जी से मैं जो रिप्रेजेंट करूं तो क्यू जी से हमारे को क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रेशर निकल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ओवरबर्डन प्रेशर को जो बेस पे आ रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई ना कोई हमारे पास क्या है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे को जितना भी इनिशियल वर्टिकल स्ट्रेसेस है ना, इनिशियल वर्टिकल स्ट्रेसेस है उससे माइनस करना पड़ेगा। इनिशियल वर्टिकल स्ट्रेसेस मतलब ये क्या होता है, इनिशियल वर्टिकल स्ट्रेस का मतलब क्या है, ओवरबर्डन प्रेशर, ओवरबर्डन प्रेशर। तो ओवरबर्डन क्या हो जाएगा हमारे पास, गामा जो भी उसका यूनिट वेट है मल्टीप्लाई बाय जिस भी हमारे पास डीएफ में है, ठीक है ना, गामा मल्टीप्लाई बाय डीएफ। तो जब हम इसको गामा डीएफ निकल जाएगा तो इसको आगे जो मैं रिप्रेजेंट करने जाऊं, फॉर एग्जांपल मैं इनिशियल वर्टिकल स्ट्रेस या फिर ओवरबर्डन को रिप्रेजेंट करूं किससे, यहाँ पे देखते हैं किससे रिप्रेजेंट करूं, मान लीजिए सिग्मा, ठीक है ना, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सिग्मा ओवरबर्डन के लिए क्या यूज कर सकता हूं, या फिर वर्टिकल स्ट्रेसेस के लिए वी यूज कर सकता हूं। और ये इनिशियल है तो इनिशियल के लिए क्या लगा सकता हूं, जीरो लगा सकता हूं। तो यहाँ पे क्या हो सकता हूं, वी सिग्मा वी जीरो विल बी इक्वल टू गामा इनटू डीएफ। क्लियर हो गया? अभी नहीं लगेगा पता, अब मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे को क्या दे दिया, एग्जांपल दे दिया, बोला कि फुटिंग की हमारे पास डायमेंशन है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हमारे को क्या दे दिया कि फुटिंग की डायमेंशन है, और वो मान लेते हैं ऐसे कि जो हमारे को फुटिंग की डायमेंशन दे रखी है वो दे रखी है 3x2 इस तरह से दे रखी है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है। तो ये क्या 6, यहाँ पे अगर जो मीटर दिया होगा तो हम बोलेंगे 6 मीटर स्क्वायर हो गया। तो एक तो एरिया निकल गया। क्लियर हो गया यहाँ से, है ना। अब हमारे को क्या बोला कि जो कॉलम का लोड है वो कितना है, कॉलम का मान लेते हैं, हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कॉलम का लोड है ना, कॉलम का लोड है, साथ में स्लैब का लोड भी इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इंक्लूडिंग द स्लैब का लोड, वो भी हमारे को गिवन है। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक चीज यूज करता हूं, मान लेते हैं कि हमने बोला कि जो पी है, पी कॉलम से उसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला कि जो कॉलम का लोड है ना वो 420 किलो न्यूटन है, मान लेते हैं कि 420 किलो न्यूटन है। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। 420 किलो न्यूटन है। और मान लेते हैं कि जो वॉल का लोड है, जो भी हमारा क्या है, वॉल का लोड है, किस पे लग रहा है, ऑन फुटिंग पे, ऑन फुटिंग पे मान लेते हैं कि हम उसे पी वॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो कितना दे दिया, 30 किलो न्यूटन दे दिया, है ना, 30 किलो न्यूटन दे दिया। ये क्वेश्चन नहीं दे रखा हमारे को। अच्छा, सेकंड ऑफ ऑल, थर्ड ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, वॉल का लोड ले दिया और बोला कि जो एडिशनल हमारे पास लोड है, एडिशनल जो लोड है, एडिशनल जो हमारे को लोड है, या फिर एडिशनल लोड जो है, फॉर एग्जांपल सरचार्ज हो गया, सरचार्ज, या फिर जो हमारा फुटिंग का खुद का वेट है, तो फुटिंग का सेल्फ वेट, फुटिंग का सेल्फ वेट भी हमें दे दिया है ना। उसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं पी सरचार्ज से, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पी सरचार्ज से, और वो दे दिया 50 किलो न्यूटन। समझ में आया? तो थोड़ा टाइम लग गया इसको लिखने में, लेकिन अब देखो 420 किलो न्यूटन दे रखा है, 30 किलो न्यूटन दे रखा है, 50 किलो न्यूटन दे रखा है। तो ये जितने भी हमारे पास लोड आ रहे हैं, कॉलम का लोड क्या है, कॉलम का लोड क्या है, इंक्लूडिंग जो स्लैब है उसका भी लोड आ रहा है। तो कॉलम का लोड हो गया, हमारा स्लैब का लोड हो गया, वॉल का लोड जो फुटिंग पे है, मान लेते हैं कि हमारी फुटिंग ए पे है और फुटिंग पे क्या है, वॉल बना रखी है, तो इस वॉल का भी कुछ ना कुछ लोड लगेगा, तो वो भी किस में आ रहा है, हमारा फुटिंग पे आ रहा है। सरचार्ज हो गया और फुटिंग का खुद का वेट भी कितना है, 50 किलो न्यूटन है। तो 50 किलो न्यूटन ये हो गया, 30 किलो न्यूटन ये हो गया, 420 किलो न्यूटन क्या हो गया, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला था आपको सबसे पहले कि हमारे टोटल वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, टोटल वर्टिकल लोड जो है हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो बस कुछ नहीं है, इन सबको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 420, 50, 70, तो कितना हो गया ओवरऑल है, बताओ कितना हो गया, 50, 30 और 420 कितना हो गया, 500 किलो न्यूटन हो गया। सो आई कैन राइट कि जो हमारे पास पी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 420 प्लस 30, 450, ये कितना हो गया, प्लस 50, तो ओवरऑल जो वैल्यू आ गई वो आ गई 500 किलो न्यूटन। तो आपको क्या मिल गया, ये इन शॉर्ट टोटल वर्टिकल जो हमारे पास लोड था वो हमारे को मिल गया। अब जो टोटल वर्टिकल लोड है किलो न्यूटन, अब हमारे को एरिया भी पता है, एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा ग्रॉस प्रेशर। तो बस इजी है, कुछ भी नहीं करना है, ग्रॉस प्रेशर से डिवाइड करना है और माइनस कर देना है ओवरबर्डन से। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास कि 500, ठीक है ना, 500 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा, ये अराउंड 80 है ना, 80 इस कितनी वैल्यू आ जाएगी, 500 डिवाइडेड बाय 6 विल बी इक्वल टू 83.33। तो 83.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है हमारे पास आ गई। क्यों, ये किलो न्यूटन में, ये मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट से आ गई हमारे पास, ठीक है, समझ में आया। अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, अब हमारे को फाइंड आउट करना है, हमारे ये देखना है कि जो हमारा डीएफ है वो डीएफ कितना है, 2 हो गया, 3 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे को मान लेते हैं कि जो हमारे पास डीएफ की वैल्यू है वो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मीटर पे है हमारे पास डीएफ की वैल्यू, और सॉइल का जो यूनिट वेट है वो मान लेते हैं कि हमारे को दे रखा है 18 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना, किलो न्यूटन पर मीटर
क्यूब जो है हमको क्या दे रखा है, गामा की वैल्यू दे रखी है। तो अगर जो मुझे ओवरबर्डन कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सिग्मा वर्टिकल इनिशियल यानी इनिशियल और वर्टिकल स्ट्रेसेस क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 1, 18 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी, है ना। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। अच्छा ये वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब क्या करना है, जो ग्रॉस से मुझे इनिशियल वर्टिकल स्ट्रेसेस को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे को क्या चाहिए, हमें को चाहिए नेट प्रेशर चाहिए, नेट प्रेशर चाहिए। तो नेट प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास ओवरऑल जो ओवरऑल नहीं ये आई है ना, जो हमारे पास ग्रॉस प्रेशर आया है, ग्रॉस प्रेशर जो आया है, अगर मैं उससे माइनस कर दूं इनिशियल वर्टिकल स्ट्रेसेस को, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, नेट प्रेशर मिल जाएगा, यानी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी जो फुटिंग पे आ रही है। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई कैन राइट की 83.33 माइनस 18, ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी 65.33 आ जाएगी, 65.33 आ जाएगी ना, या 65.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या पता है कि क्यू की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब आई एस में यानी हमारे पास जो एस आई है, सॉरी एस आई में डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, जैसे यहाँ पे था क्यू बी। अच्छा बी कैसे पता लगेगा आपको, बी क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि रेक्टेंगल है, यहाँ पे एरिया है ना दिया हुआ, जो भी हमारे पास छोटी वैल्यू होगी ना, जो भी हमारे पास क्या होगी छोटी वैल्यू होगी, वही क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। बी क्या है, विड्थ है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर जब हमको रेक्टेंगल दे रखा है, तो रेक्टेंगुलर अगर जो हमारे पास फुटिंग है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 3x2 है, जो भी छोटी वैल्यू हो जाएगी तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है। क्लियर हो गया। क्यू बी मल्टीप्लाई बाय क्या था, हमारे पास 1 माइनस पॉइजन रेशियो का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था, ईएस था, और साथ में था इन्फ्लुएंस फैक्टर, या फिर आई, उसको आप आई एस लिखो, या फिर क्या लिखो, आई टी लिखो, है ना, या फिर क्या लिखो, आई टी, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है। आईएस और आईएसटी ईएस ये सब वैल्यूज, पॉइजन रेशियो की वैल्यू, ये सब वैल्यूज जो है आपको गिवन होगी वहां पे, ठीक है ना। अगर जो नहीं भी गिवन होगी तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर देना, छोड़ देना। कोई जरूरी नहीं है कि जो आईटी और आईएस आपको याद ही करना पड़े। फॉर एग्जांपल ये आईटी और आईएस, ये सारा टेबल आप याद थोड़ा ना करोगे कि सर्कुलर फिटिंग के लिए कितना हो गया। फ्लेक्सिबल फुटिंग में जो हमारे क्या होता है, हमारा बिटुमिन रोड होते हैं ना, वो है फ्लेक्सिबल फुटिंग। रिजिड क्या हो गया, हमारा सीसी फुटिंग हो गया। तो सेंटर कॉर्नर या फिर एवरेज के लिए आप इस तरह से वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकते हो कि आईटी की वैल्यू, है ना, आईटी की वैल्यू हो गया, या फिर आईएस की वैल्यू आप यहाँ से याद कर सकते हो। सर्कुलर के लिए, स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए, ये सारी वैल्यूज जो यहाँ पे दे रखी है। याद नहीं कर सकते, इसको याद मत करते रहना आप, ठीक है ना, इसमें टाइम वेस्ट मत करना। अगर करना होगा याद तो कर भी लेना, किसी को याद करना ज्यादा अच्छा लगता है तो वो याद कर सकता है। तो क्लियर हो गया। इमीडिएट सेटलमेंट के लिए फॉर्मुला किस तरह से हमको कैलकुलेट करना है, इस तरह से यहाँ पे फॉर्मुले के साथ साथ हमको क्यू का किस तरह से कैलकुलेशन करना है। क्यू बेसिकली है क्या, नेट फाउंडेशन प्रेशर है, और जो फुटिंग की विड्थ, अच्छा वहां पे ये जो हमारी डीएफ है ना, ये मैंने आपको बताया था डीएफ क्या है, डीएफ जो है बेसिकली वो है हमारी विड्थ, बेस विड्थ, है ना, बेस विड्थ नहीं, फुटिंग की क्या है ये, इट इज द बेस डेप्थ, ठीक है ना, कि वो बेस डेप्थ कितनी है, फुटिंग से कितने नीचे, तो डीएफ उससे होता है, और मल्टीप्लाई बाय गामा जो भी हमारे पास यूनिट वेट ऑफ दी दिया होगा, स्टाइल के बारे में दिया होगा, तो वो डीएफ होगी। क्लियर हो गया, सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया। इमीडिएट सेटलमेंट क्या होती है, इन्फ्लुएंस फैक्टर क्या होता है, शेप फैक्टर क्या होता है, याद करना है तो याद कर सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, अच्छा ये इमीडिएट सेटलमेंट तो आपको क्लियर हो गया ना, यहाँ से सर्कुलर के लिए आप यहाँ से याद कर सकते हो। फॉर्मुला इज इंपॉर्टेंट, तो फॉर्मुला डायरेक्टली आप याद कर देना। अच्छा क्यू क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, नेट फाउंडेशन प्रेशर है, ठीक है ना, यानी ग्रॉस से अगर जो मुझे इनिशियल को माइनस करना पड़े, जो भी वर्टिकल इनिशियल है उससे माइनस करना पड़े, फिर मुझे नेट प्रेशर मिलेगा। समझ में आया आपको, ठीक है ना। बी क्या हो गया, सबसे छोटा वाला फुटिंग की विड्थ होगी। म्यू क्या हो गया, पॉइजन रेशियो 0.35 से लेकर 0.5 तक, या फिर 0.25 से लेकर 0.5 तक होती है ये इनकी वैल्यूज, ठीक है ना। वो मैं आपको क्वेश्चन दे देगा, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी क्वेश्चन दे देगा, अदरवाइज वो आपको कैलकुलेट करने को बता देगा। मैं आपको बता दिया कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। फोर्स पर यूनिट द एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन द लेंथ मल्टीप्लाई बाय द लेंथ, ये क्या हो गया, फॉर्मुला हो गया। पॉइजन रेशियो क्या हो गया, माइनस जो भी हमारा लेटरल है डिवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूड। क्लियर हो गया, लेटरल में चेंजेस, लॉन्गिट्यूडनल में चेंजेस, बस पॉइजन रेशियो आपको पता है ना। और सारी वैल्यूज भी बता दी मैंने, स्टील के लिए क्या होती है, कंक्रीट के लिए क्या होती है, तो ये सारी वैल्यूज जो आपको ऑलरेडी जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे कि रबड़ के लिए क्या होती है, 0.5 होती है, तो वही चीज है इन्हें, ठीक है ना। तो आई जो हमारा ऐसा ही है वो तो हमको पता लग गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू कैलकुलेट द प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन। अच्छा ये जो हमने प्राइमरी कंसोलिडेशन है ना, ये हमने पहले भी कर चुके हैं, पर इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ते क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सेटलमेंट ऑफ द सेटलमेंट, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो लेट अस कंसीडर कि एक हमने क्या कर दिया, फेज डायग्राम ला दिया, और यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है, जो ये पानी जैसा दिख रहा है, ये पानी है, ठीक है ना, इट इज द वाटर। अच्छा सेल्फ वेट रहेगा कुछ ना कुछ, अभी मैंने बताया आपको, तो कुछ ना कुछ सेल्फ वेट रहेगा। हमारी जो सॉइल है, ये इस सॉइल में कोई ना कोई सेल्फ वेट रहेगा। मान लेते हैं कि वो क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा, इफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियल जो है वो पहले से। क्लियर हो गया। आपने कोई लोड लगाया, लोड की वजह से आपको पता है क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा, पानी जो है वो बाहर निकलेगा। तो इस लोड की वजह से जो हमारा चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस है, उसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, इस तरह से उसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। चेंज क्या हो गया, स्ट्रेस में चेंज, तो यहाँ पे चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है ना। तो सारा का सारा सेटलमेंट किसकी वजह से है,
बताओ क्या क्या वो सारा का सारा सेटलमेंट इसकी वजह से या इसकी वजह से है? बताओ किसकी वजह से है? डेफिनेटली जो हमारा चेंज आया स्ट्रेस में उसी की वजह से। क्या है? वही चीज तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस की चेंज की वजह से जो हमारा वर्टिकल जो हमारा सॉइल कंप्रेस हो रहा है वही तो हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, जो इसमें और भी इनिशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इसका ओवरऑल जो यहाँ से वॉल्यूम है उसको वी नॉट से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। क्लियर हो गया? जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द वाटर से उसको वी नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स है वो वी एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो बताओ जो वी एस है क्या वो चेंज होगा? डेफिनेटली चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्राइमरी कंसोलिडेशन है। प्राइमरी कंसोलिडेशन में होता ही क्या था? पानी के बाहर निकल जाने की वजह से सॉइल जो है वो कंप्रेस होती थी। क्या वहां पे ऐसा था कि सॉइल के सॉलिड्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है? डेफिनेटली नॉट। तो जो वीएस है वो कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट, वो चेंज नहीं होगा। वैसे ही जहां पे यहाँ पे वीएस था तो यहाँ पे भी वो वीएस ही रहेगा। क्लियर हो गया? चेंज किस में देखने को मिल रहा है? चेंज हमको देखने को मिल रहा है एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर प्रेशर। इस पानी के बाहर निकल जाने की वजह से रिडक्शन इन द वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइमरी कंसोलिडेशन। और इसी को वी नॉट जो है वो क्या है? वी नॉट। अच्छा, ये जो हमारा चेंज इन द वॉल्यूम है, चेंज इन द वॉल्यूम है वो किसकी वजह से? वो किस में हमारे को चेंज कहां पे देखने को मिल रहा है? हमारे को सिर्फ चेंज देखने को मिल रहा है वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स में, हमारे को चेंज देखने को मिल रहा है। क्या हमारे को वीएस में चेंज देखने को मिल रहा है? डेफिनेटली नॉट। जो वीएस है वो क्या है? सेम का सेम है, वो तो नहीं चेंज हो रहा है। सिर्फ हमारा वॉल्यूम ऑफ द वाटर के निकल जाने की वजह से वॉल्यूम क्या हो रहा है? हमारा चेंज हो रहा है। बिकॉज ऑफ द चेंज किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ वॉइड्स की वजह से चेंज हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा वॉल्यूम चेंज किसके हो रहा है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। जो वॉइड्स है वो वहां पे चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर जी ये वी नॉट जीरो था, अगर जब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल वी डैश से, अगर जब मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, हमारी यहाँ पे इस स्टेज में क्या हो गया? हमारी जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या हो चुकी है? यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, यानी फर्स्ट कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुकी है। पानी बाहर निकलना क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, ये चीज हमने पहले भी बताई है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन द वॉल्यूम वेट्स, तो हम क्या बोल सकते हैं कि चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू जो उसका ओरिजिनल है। तो चेंज मैंने यहाँ पे दिखाया, तो ये क्या हो गया? चेंज हो गया। ओरिजिनल कितना है? दिस। तो अगर जब मैं चेंज और ओरिजिनल की बात करूं तो मैं वॉल्यूम को कैसे लिख सकता हूं? एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। हम जानते हैं कि जो एरिया है वो फाइनाइट, वो इनफाइनाइट है, और जो हमारा डेप्थ है वो फाइनाइट है। डेप्थ क्या है? हमारा फाइनाइट है। ये चीज हम जानते हैं, तर्जागी में भी कर दी हमने, अजम्पशंस भी देख ली, बहुत सारी चीज देख ली, जिससे हमारे को समझ आ गया। जो हम एरिया में है उसमें चेंज हम नहीं देखते, तो एरिया का चेंज क्या हो जाएगा? हमारे लिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? एरिया का चेंज क्या हो जाएगा? हमारे लिए कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? जो चेंज हमारी किसमें है, जो हमारी डेप्थ की वेरिएशन है वो उन सब में दिखाया जाएगा मेरे को। तो वॉल्यूम, change in the volume with respect to the initial volume can be represented in change in the settlement with respect to the initial जो उसकी thickness थी, change in the thickness divided by the initial thickness। क्लियर हो गया? अच्छा, जब मैं इसको, एक तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड ऑफ ऑल इक्वेशन क्या है कि मैं ऐसा देख सकता हूं, मैं चेंज के रिस्पेक्ट में देख सकता हूं। मतलब ऐसा है कि मैंने बोला कि चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है हमारा किसकी वजह से? वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। मैंने बोला कि यहाँ पे देयर इज अ चेंज इन द वॉल्यूम। ठीक है ना? क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट कंसोलिडेशन, बिकॉज ऑफ द या प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन की वजह से क्या हो रहा है? हमारा वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। अच्छा, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज किसकी वजह से आ रहा है? जो वॉइड्स में चेंज आ रहा है उसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो आई कैन राइट कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो आई कैन राइट डेल्टा वीवी। क्लियर हो गया? इनिशियल वॉल्यूम किसकी वजह से था? सॉलिड्स की वजह से और वॉइड्स की वजह से। मान लेते कि मैंने वीएस को कॉमन ले लिया, यहां पे मेरे पास क्या बचेगा? 1 प्लस वी जीरो डिवाइडेड बाय वीएस। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? चेंज इन द वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय द इनिशियल वॉइड रेशियो। इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो अगर जो मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूं, तो अगर जो मुझे डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, और डेल्टा एच यहाँ पे क्या है? डेल्टा एच जो है वो चेंज इन द थिकनेस है, यानी उसको मैं अल्टीमेट कंसोलिडेशन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट को बोल सकता हूँ। तो डेल्टा एच को अगर जो मुझे दिखाना है, तो डेल्टा एच किसके बराबर है? चेंज इन द वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो। तो एच नॉट को अगर मैं वहां पे ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सेटलमेंट की चीज मिल जाएगी, यानी क्या है? डेल्टा एच की मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल्टा एच क्या है? बेसिकली डेल्टा एच जो है हमारे पास वो है अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट। इसकी नोटेशन है ये। एच नॉट क्या है? जो भी इसकी इनिशियल थिकनेस थी ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर। कंप्रेसिबल लेयर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड आपको बाद में लगेगा, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ठीक है ना? इनिशियल थिकनेस ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर। जो सॉइल हमारी कंप्रेस हो रही है सिर्फ उसी की एच नॉट देखनी है, और ये चेंज नहीं होगी। एच नॉट आपको कोई भी कुछ भी बोले ना, बस एक बात याद रखना, एच नॉट आपको कोई भी कुछ भी बोले ना, जो कंप्रेस हो रही है लेयर सिर्फ उसी का एच नॉट देखना है, यानी उसी की क्या देखनी है? मेरे को थिकनेस देखनी है। फॉर एग्जाम्पल क्ले है, और आपको बोला कि क्ले है, तो क्ले की अगर थिकनेस मान लो कि 5 है, तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है? जो 5 है वो एच नॉट है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? अब 5 है वो एच नॉट है। अब उसके बाद वो कुछ भी बोले, बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि इनिशियल थिकनेस ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर जो है वो क्या है। क्लियर हो गया? जो भी ये दब रही है, इसकी फुटिंग लगेगी ना यहाँ पे, इस फुटिंग की वजह से ये वाली लेयर दबेगी, तो इसी की हम सेटलमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। वही चीज मैंने आपको बताई है। बस समझने वाली बात है कि इनिशियल थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर। ठीक है? चेंज इन वॉइड रेशियो क्या हो गया? जो भी इनिशियल वॉइड रेशियो हो गया माइनस जो हमारे पास E100 था, तो E100 से अगर मैं इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो मुझे चेंज इन वॉइड रेशियो मिल जाएगा। ई नॉट क्या हो गया? इनिशियल वॉइड रेशियो हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आपको वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी नोन होगा तब आप कैसे सेटलमेंट को फाइंड आउट करोगे?
तो अगर जो मुझे सेटलमेंट को फाइंड आउट करना है, यानी अल्टीमेट कंसोलिडेशन को मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे पता है कि डेल्टा एच डिवाइडेड बाय जो इनिशियल एच नॉट था उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, चेंज इन द वॉइड रेशो। यहाँ पे देखो ना, मुझे पता नहीं लग रहा है, इस तरह से फॉर्म में नहीं लिख सकता मैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना हमेशा, है ना, कि जो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट है उसको डिवाइड बाय इनिशियल थिकनेस से अगर मैं करूं तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो इसको, स्ट्रेन की तरह समझ सकते हो, मतलब कि ओरिजिनल अपॉन द चेंज, ऐसे समझ सकते हो ना, ओरिजिनल अपॉन द चेंज। तो उसी को हमने इसमें रिप्रेजेंट किया है, चेंज इन द वॉइड रेशो डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो भी उसका इनिशियल वॉइड रेशो था। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, चेंज ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी मुझे फाइंड आउट करना है, यानी एमवी चेंज इन वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी फाइंड आउट करना है मुझे, यानी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एमवी फाइंड आउट करना है। पर मुझे एक फॉर्मूला पता था, आपको अभी याद नहीं आएगा, लेकिन मुझे एक फॉर्मूला पता था कि जब मैं एमवी को देखता हूँ ना, तो एमवी जो होता है वो किसके बराबर होता है, एवी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट के बराबर होता है। इतना चीज तो मेरे को क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे 1 प्लस ई नॉट तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे बस एवी लाना है। तो एवी लाने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, एवी जनरली होता क्या है, एवी मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस में चेंज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस में चेंज। तो वाई एक्सिस में चेंज क्या था, जो भी हमारा वॉइड रेशियो में चेंज था, एक्स एक्सिस में चेंज क्या था, जो भी हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज था, और इसकी स्लोप आपको मैंने बताई थी कैसे होती है, इस तरह से होती है। तो ये चीज आपको नोन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको क्या है यहाँ पे डिफिकल्टी आएगी। तभी मैं बोलता हूँ कि जो पहले की पार्ट्स है ना उनको अच्छे से देख लो, तो बाकी के पार्ट्स इजी रहते हैं। अभी अगर किसी को बोरियत लग रहा होगा ना, तो वो इस वजह से लग रहा होगा क्योंकि उससे समझ नहीं आ रहा होगा, अदरवाइज तो जिसको पता लग रहा है वो बहुत इंजॉय कर रहा होगा इसको, ठीक है ना, इंजॉय इन द सेंस कि वो खुश हो रहा होगा कि उससे समझ में आ रहा है। बाकी इंजॉय वो वाला इंजॉय नहीं कि वो बहुत ही पागल हो गया बिल्कुल हंसते हंसते। स्टिल जो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें क्या लाना है, एक इफेक्टिव स्ट्रेस लाना है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं कि चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एवी की वैल्यू मिल जाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, एवी, क्योंकि जो ये है चेंज इन द वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय द चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो एवी की रिप्रेजेंट में एवी लिख सकता हूं मैं उसे। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एवी, ठीक है ना, एवी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई नॉट आ जाएगा, और साथ में क्या इफेक्टिव स्ट्रेस है ना, चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस है। अब मुझे क्या पता है कि जो एवी है, एवी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट क्या होता है, एमवी के बराबर होता है। तो ये पूरी वैल्यू कितने आ जाएगी, एमवी में आ जाएगी। तो एमवी इंटू द चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था मैं आपको, ये क्वेश्चन बोल रहा था कि जब मेरे को एमवी की वैल्यू पता होगी ना, तब आप सेटलमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सेटलमेंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि अल्टीमेट कंसोलिडेशन जो है हमारे पास सेटलमेंट, अगर जो वो निकालना है तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, एच नॉट मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये एच नॉट है ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये चीज आ गई, मल्टीप्लाई बाय एमवी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगी, चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, हमारी अल्टीमेट कंसोलिडेशन निकाल सकता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ से कि ये हमारे पास है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इट इज द सेकंड रिलेशनशिप, सेकंड रिलेशन। पहला क्या है हमारे पास, पहला तो यही है ना, ये वाला कि एच डेल्टा एच इज इक्वल टू एच नॉट, अगर जो वॉइड रेशियो आपको नोन होगा, इतना